तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारे जुनची ने माउंटेन लॉर्ड को मार दिया और उसके मरने के बाद बाकी के सभी डिसेबल्स जो थे वहां से भागकर ऊपर माउंटेन की तरफ चले जाते हैं अपने टेंपल की बेस की तरफ। वहाँ सभी लोग जाते हैं, जाके हमें अपने पैट्रियार्च को बताना होगा। जुनची यहाँ पर आ चुका है, जुनची बाकी सभी लोगों को भी मार डालेगा। कहीं ऐसा ना कि बाकी आगे हम लोग मरे। सभी लोग भागते हुए ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। तुम्हारा जुनची कहता है कि आज तुम में से कोई भी यहाँ पर नहीं बचेगा। जुनची बड़ी स्पीड के साथ उन सभी के पास से होकर आगे गुजर जाता है। वो सीढ़ियां चढ़ते हुए ऊपर की तरफ जाता है। रास्ते में जितने डिसेबल्स आते हैं सभी को मार देता है, कोई एक भी जिंदा नहीं बच पाता। हमारा जुनची जब माउंटेन के ऊपर पहुंचता है तो वहां पर पहुंचने के बाद वो कहता है कि पैट्रियार्च कहाँ पर हो, चलो जल्दी से बाहर निकल आओ। तो आज यहाँ पर तुम्हारे किस्मत का फैसला होने वाला है। जो तुमने किया है अब तुम्हें उसका सिला मिलने वाला है। तो जैसे ही वहां पर चलाकर कहता है जेट फाइट सेक्टर के पैट्रियार्च चलो जल्दी से बाहर आ जाओ, जल्दी से आ जाओ, मुझे तुमसे फाइट करनी है। सभी डिसाइपल्स कहते हैं कहीं जुनची यहाँ पर हमारे माउंटेन लॉर्ड को चैलेंज करने के लिए तो नहीं आया, जी हमारे पैट्रियार्च को चैलेंज करने के लिए आया, कहीं ये पागल तो नहीं हो गया। पता भी है कि माउंटेन लॉर्ड कितने ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं। हमारे पैट्रियार्च इस वक्त 9 एंसेस्ट्री राम में पहुंच चुके हैं, यानी कि वो इस 9 राम में सबसे ज्यादा पावरफुल इंसान बन चुके हैं। ये लड़का तो यहाँ पर खुदकुशी करने के लिए है, इसे अपनी लिमिट्स के बारे में पता ही नहीं है। माउंटेन लॉर्ड भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि किसने यहाँ पर मेरी कल्टीवेशन को भंग करने की कोशिश की है, जिसने भी ये किया है वो मेरे हाथों से मरेगा। पैट्रियार्च वहाँ पर पहुंच जाते हैं। पैट्रियार्च क्योंकि इस वक्त डिवाइन एंसेस्ट्री राम में पहुंच चुके हैं तो इसी वजह से उन्हें लगता है कि वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। डिसाइपल्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारे पैट्रियार्च आ चुके, पैट्रियार्च आ गए हैं, पैट्रियार्च प्लीज इसको मार डाले। ये बीटा पवेलियन का जुनची है, इसने आपके बहुत सारे डिसाइपल्स को मार दिया और आपके दोनों बेटों को भी इसी ने मारा था। पैट्रियार्च वहां पर आने के बाद काफी ज्यादा खुश होते हैं और कहते हैं कि जुनची मैं तो तुम्हें ढूंढने के लिए काफी ज्यादा परेशान हो रहा था कि मुझे लगा कि शायद हमने तुम्हें खो दिया और तुम कहीं पर जाकर छुप गए हो, लेकिन तुम तो खुद ही यहाँ पर चले आए, तो यहाँ पर मेरे हाथों से ही मरोगे। जबकि हमारा जुनची अपनी तलवार उठाता है और उसे कहता है कि तुमने हमारे बीटा पवेलियन को डिस्ट्रॉय कर दिया, हमारे एल्डर्स हमारे फेलो डिसाइपल्स को मार दिया, आज तुम्हें इस बात का बदला चुकाना पड़ेगा। पैट्रियार्च कहते हैं चलो देखते हैं कौन यहाँ पर किसका बदला चुकाता है। फिर साथ ही वो जोर जोर से हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम तो अभी सिर्फ रिफाइन लेवल पहुंचे हो, जबकि मैं यहाँ पर रिफाइन एसेंस्ट्री राम में पहुंच चुका हूँ। तुम्हें लगता है कि तुम मुझे मार पाओगे। जुनची से कहता है कि तुम्हारे दोनों बेटे वो दोनों मेरे हाथों से मरे थे और अब यहाँ पर तुम भी मेरे हाथों से मरने वाले हो और तुम तीनों हेल में जाकर एक दूसरे के साथ यूनाइट होने वाले हो। सुनते ही पैट्रियार्च बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं कि जुनची तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुमने मेरे बेटों का नाम कैसे लिया। डिसाइपल्स जो होते हैं वो अपने पैट्रियार्च से कहते हैं पैट्रियार्च आपको बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। लगता है कि जुनची ने रिफाइन लेवल के 9th लेवल को अचीव किया, इसी वजह से इसने व्हाइट फ्लेम माउंटेन लॉर्ड को भी मार दिया और हमारे बहुत सारे डिसाइपल्स को मार दिया। इसकी पावर्स बहुत ज्यादा अनयूजुअल हैं। 9 लेवल की पावर्स के मुकाबले में इसकी पावर्स में वो काफी ज्यादा हैं। इसने व्हाइट फ्लेम माउंटेन लॉर्ड को सिर्फ और सिर्फ एक ही पंच में मार दिया, तो आपको यहाँ पर काफी ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत होगी। पैट्रियार्च कहते हैं तो अच्छा तो ये बात है। तो पैट्रियार्च जुनची से कहते हैं लड़के लगता है कि तुमने वाकई में ये सब कुछ किया है जो ये सभी बता रहे हैं, लगता है कि तुमने अपनी रिफाइंड राम को 9th लेवल तक मास्टर किया है। तुम्हारा जुनची से कहता है देखते हैं कि यहाँ पर मेरा 9th लेवल का रिफाइंड लेवल तुम्हें हरा पाता है या नहीं। तुम्हारा जुनची उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तुम्हारा जुनची वहीं पर से अपने पंच को रेडी करता है और उसे पंच मारता है। जुनची का जो पंच होता है वो काफी ज्यादा पावरफुल होता है। हमारा जुनची माउंटेन शार्क फिस्ट को यूज करते हुए जब उसे पंच मारता है तो पैट्रियार्च भी अपने हाथ को सामने की तरफ करते हुए उसके पंच को ब्लॉक करता है। यहाँ पर दो पैट्रियार्च में फाइट स्टार्ट हो चुकी है, दोनों आपस में फाइट कर रहे हैं। तो बाकी के सभी डिसाइपल्स अपने आप को कवर दे रहे होते हैं और कहते हैं कि जुनची इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर कैसे हो गया। ये यहाँ पर हमारे पैट्रियार्च के साथ हेड टू हेड फाइट कर रहा है। इसने पहले पैट्रियार्च के ऊपर अटैक किया, इसका मतलब ये है पावर्स पहले से बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, इसी वजह से इसे पता है कि पैट्रियार्च को हरा सकता है, तभी तो ये यहाँ पर फाइट करने के लिए आया होगा। इसकी पावर्स बहुत ज्यादा मॉन्स्ट्रस हैं। अगर इस लड़के को यहाँ पर नहीं मारा गया तो फ्यूचर में ये लड़का और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और जब ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा तो हमारा जेट फाइट सेक्टर यहाँ पर बहुत बड़े खतरे में आ जाएगा। जुनची से पंच मारने के बाद पीछे की तरफ हटता है, जबकि माउंटेन लॉर्ड भी पीछे की तरफ हटता है। दोनों की हालत सेम ही होती है, यानी कि दोनों के पंचेस की पावर एक जितनी थी। जुनची कहता है कि ये काफी ज्यादा पावरफुल है क्योंकि इसकी पावर लेवल्स जो है ये रिफाइंड एसेंस्ट्री राम में पहुंच चुकी है, तो इसी वजह से मुझे यहाँ पर किसी एक ही मूव के साथ इसको मारना होगा। इस तरह डायरेक्टली अटैक करने के साथ मैं इसे बिल्कुल भी नहीं हरा पाऊंगा, मुझे इसके ऊपर स्नीक अटैक करना और सिर्फ एक ही मौका मिलने वाला है। जबकि पैट्रियार्च उसे कहते हैं तुम तो रिफाइंड राम के 9th लेवल पर पहुंच चुके हो, लेकिन चाहे तुम कितने स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो जाओ, तुम सिर्फ और सिर्फ रिफाइंड लेवल में हो, तुम डिवाइन एसेंस्ट्री राम तक नहीं पहुंच सकते। ताकि तुम डिवाइन एसेंस्ट्री राम में पहुंचते नहीं हो तब तक तुम मुझसे फाइट करके मुझे बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। इस बारे में तो सोचना मत। अपने डिसाइपल्स होते हैं बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारे माउंटेन लॉर्ड बहुत ज्यादा पावरफुल है, हमारे माउंटेन लॉर्ड बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, देखो जरा उन्होंने कितनी आसानी से हरा दिया। जुनची जो उससे लगा था कि ये हमारे माउंटेन लॉर्ड को हरा सकता है। बहुत ही जल्दी हमारा जेट फाइट सेक्टर जो है पूरी की पूरी दुनिया के ऊपर कब्जा कर लेगा, क्योंकि हमारा सेक्टर 9 राम
पाम्स में सबसे ज्यादा पावरफुल हो चुका है। तो ह्यूमनली फायर सेक्टर के पैट्रियार्च जो होते हैं अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और कहते हैं कि बीटा पवेलियन को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करने का मिशन को आगे बढ़ाया जाएगा। आज यहाँ पर तुम्हें मारा जाएगा और बाकी के बचे कुचे जितने भी सर्वाइवर्स हैं उन सभी को ढूंढ ढूंढ कर मारा जाएगा ताकि कोई एक भी जिंदा ना बचे। कि मारा जुंजी से कहता है तो क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? तो फिर ठीक है, प्लीज मुझे मार कर दिखाओ। मारा जुंजी वहीं पर अपनी गार्डियन स्पिरिट को बुलाता है। मारा जुंजी अपनी गार्डियन स्पिरिट को बाहर बुलाता है, जबकि दूसरी तरफ से पैट्रियार्च अपने फायर बॉल के साथ उसके ऊपर अटैक करते हैं। उनके स्पेशल पाम जिसको जेट फायर पाम कहते हैं उसके साथ हमारे जुंजी के ऊपर अटैक करते हैं। वो पाम हाथ आग से बनी हुई एक बहुत ही बड़ी पाम होती है जो जुंजी की तरफ आगे बढ़ी होती है। जबकि हमारे जुंजी ने अपनी गार्डियन स्पिरिट को रिलीज किया हुआ है। गार्डियन स्पिरिट को रिलीज करने के बाद हमारा जुंजी कहता है मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही मौका है, मुझे इसी एक चांस को गेट करना होगा और इसके ऊपर अटैक करना होगा। पर एक जबरदस्त धमाका होता है। इसी धमाके के साथ ही वहाँ पर बहुत सारी फायर निकलती है। सभी डिसेबल्स वो भी उड़ते हुए पीछे की तरफ गिरते हैं क्योंकि वो धमाका बहुत ज्यादा पावरफुल होता है। उसका प्रेशर इतना होता है कि सभी डिसेबल्स जो होते हैं काफी दूर जाकर गिरते हैं और कहते हैं कितनी ज्यादा पावरफुल फोर्स कहाँ से निकल रही है, क्या ये जुंची की फोर्स है या फिर हमारे लॉर्ड की फोर्स है? पता नहीं वहाँ पर कौन जीता होगा। इतनी पावरफुल फोर्स के बाद लगता नहीं है कि बैटल और ज्यादा कंटिन्यू रह सकती है, दोनों में से एक ना एक तो मर चुका होगा। तो वहाँ पर सामने की तरफ धमाका होने के बाद दिखाते हैं कि जब वहाँ पर से धुआं हटता है ह्यूमनली फायर सेक्टर वालों का जो नेम प्लेट होता है वो भी टूट चुका होता है। सेक्टर की नेम प्लेट टूटना ऐसी है जैसे कि सेक्टर का बर्बाद हो जाना। तो डिसेबल्स जख्मी हालत में उठते हैं और अपने मेमोरियल गेट की तरफ देखते हैं और कहते हैं जी क्या हमारा ह्यूमनली फायर सेक्टर क्या जी हार चुका है? हमारी तो नेम प्लेट भी टूट चुकी है। वो साइड के ऊपर देखते हैं वहाँ पर चीज टूट चुकी होती है, पूरी की पूरी माउंटेन डिस्ट्रॉय हो चुकी होती है। जबकि वहाँ पर दिखाते हैं पैट्रियार्च अभी तक जिंदा होते हैं और जुंची वहाँ पर अच्छी खासी कंडीशन में होता है, यानी जुंची की कंडीशन पैट्रियार्च से ज्यादा बेहतर होती है। तो पैट्रियार्च जख्मी हालत में जुंची के सामने खड़े होते हैं और उसे कहते हैं तुम्हारी बॉडी, तुम्हारे पास कोई स्पेशल बॉडी है, आखिर तुम्हारा अटैक इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, तुम मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकते हो? जुंची वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है। जैसे वो पावर्स को रिलीज करता है उसी के साथ ही पैट्रियार्च देखकर उन्हें झटका लगता है। पैट्रियार्च कहते हैं तो तुम पावर्स को एब्जॉर्ब कर सकते हो। तो जुंची उसे कहता है हाँ ये बात सच है कि मैं स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकता हूँ और अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना सकता हूँ। ये बात सुनने के बाद पैट्रियार्च कहते हैं तो अब मुझे समझ आई कि तुम यहाँ पर कैसे इतनी जल्दी स्ट्रॉन्ग बने, क्योंकि तुम पावर्स को एब्जॉर्ब कर सकते हो। तुम्हारे पास एक बहुत ही रेयर बॉडी है जो कि पावर्स को एब्जॉर्ब कर सकती है। स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करके तुम अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। और इसी के साथ ही पैट्रियार्च कहता है कि यहाँ पर मेरा हारना लिखा हुआ था और ह्यूमनली फायर सेक्टर का पैट्रियार्च ऊपर से नीचे ग्राउंड के ऊपर गिरता है, वहीं पर गिरकर मर जाता है। बाकी के सभी डिसेबल्स कहते हैं कि ऐसा कैसे हुआ, जुंची ने हमारे लॉर्ड को मार दिया, हमारे लॉर्ड इतनी जल्दी कैसे हार सकते हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ एक ही पांच में। जुंची ने हमारे लॉर्ड को हरा दिया, लॉर्ड मर चुके, अब हम लोग क्या करें, हमें यहाँ से जाना होगा, फिर हम लोग यहाँ पर जुंची से बदला ले। तो वो सभी लोग अपनी तलवारें उठाते हैं और कहते हैं कि हमें अपने पैट्रियार्च का बदला लेना है, चलो जल्दी से आओ पैट्रियार्च का बदला लेते हैं, इसको मार डालते हैं। ऐसे वो सभी लोग जुंची पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो वहाँ जुंची सभी के ऊपर स्लैशेस गाता और उन सभी के ऊपर स्लैशेस गाता ताकि वो सभी लोग बहुत ज्यादा डर जाएं। तो वो सभी लोग पीछे की तरफ भागते हैं। तो वहाँ जुंची सभी लोगों से कहता है कि तुम सभी का लॉर्ड मर चुका है, तुम में से किसी ने भी यहाँ पर रेजिस्ट करने की कोशिश की तो मैं सभी को मार डालूंगा। लेकिन हमारे जुंची ने डायरेक्टली इन सभी डिसेबल्स को नहीं मारा। तो यहाँ पर केस लिनफेंग जैसा ही है कि इसके सेक्टर को बर्बाद किया गया, डिसेबल्स को मारा गया, लेकिन जुंची ने सभी डिसेबल्स की जान नहीं ली। तो ऐसा होता है एक हीरो। सभी लड़के उसके सामने सरेंडर कर देते हैं। जब वो सरेंडर कर देते हैं तो वो उसे कहते हैं कि तुम जो भी हमसे चाहो वो करने को तैयार है, बदले में मारना मत। तो जुंची सभी की जान बख्श देता है। तो यहीं से हमें नेक्स्ट सीन जो होता है माउंटेन फूड का दिखाया जाता है, जहाँ पर सीढ़ियां चढ़ते हुए कुछ लोगों को दिखाते हैं। ये सभी लोग जो होते हैं बीटा पवेलियन के सर्वाइवर होते हैं और उनके साथ डू फैमिली के लोग होते हैं। तो डू फैमिली के डू किसी के फादर उनसे कहते हैं कि जुंची ने कहा था कि हम सभी को जाकर छुपना है, जबकि हम सभी लोग यहाँ पर उनको मारने के लिए ऊपर चले जा रहे हैं। हम लोग ह्यूमनली फायर सेक्टर की तरफ क्या करने के लिए जा रहे हैं? मास्टर बीजिया सबसे आगे होती है। मास्टर बीजिया कहती है कि हम लोग जुंची को वहाँ पर अकेले मरने नहीं दे सकते, हम सभी को वहाँ पर जाकर उसे बचाना होगा। अगर बचा नहीं पाए तो हम सभी लोग एक साथ मरेंगे। यहाँ पर हमारी एपिसोड 57 का एंड होता है। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? द एस्केपर के एपिसोड 58 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुंची जो होता है वो ह्यूमनली फायर सेक्टर के पैट्रियार्च को मार देता है। ह्यूमनली फायर सेक्टर के पैट्रियार्च के मरने के बाद माउंटेन फूड का सीन दिखाते हैं, जहां पर
बीटा पवेलियन के बचे कुछ डिसेबल्स जो होते हैं वो माउंटेन की चढ़ाई कर रहे होते हैं, यानी कि वो सीढ़ियां चढ़ते ऊपर की तरफ आ रहे होते हैं और डू फैमिली के पैट्रियार्च उन्हें रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं। क्योंकि मोटो डू किसी भी यहाँ पर अपनी तलवार उठाता है और कहता है कि हम लोग यहाँ पर अपनी जान भी दे देंगे, लेकिन ब्रदर को बचाने के लिए हमसे जो हो सका हम लोग वो जरूर करेंगे। वू फैन कहता है कि हम लोग यहाँ पर जुनची को कुछ भी अपने आप से हैंडल करने नहीं देंगे, क्योंकि हम सभी लोग भी यहाँ पर बीटा पवेलियन से हैं, तो हम सभी लोगों को मिलकर काम करना होगा, हम सभी लोग मिलकर जाकर उनको मारेंगे। जबकि जिंगशी अभी भी यहाँ पर रो रही होती है। जिंगशी कहती है कि हम लोग जल्दी से वहाँ पर जाएंगे, जाकर जुनची को बचा लेंगे। ऐसे ये सभी लोग माउंटेन की सीढ़ियां चढ़ने के बाद ऊपर पहुंचते हैं। सभी लोग अपनी अपनी तलवारें रेडी करते हैं और कहते हैं कि अटैक करो अटैक करो। सभी लोग अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन वहां पर तो कुछ होता ही नहीं है, यानी कि किसके ऊपर अटैक करेंगे, पूरे का पूरा सेक्टर बर्बाद हो चुका होता है। ब्रदर डू क्विजी कहता है कि यहाँ पर तो कोई भी नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम लोग किसी गलत जगह के ऊपर आ गए हैं, ये कोई और सेक्टर तो नहीं है। बुफेन कहता है कि यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, जहाँ तक कि हिमली फायर सेक्टर का जो मेमोरियल गेट था वो भी टूट चुका है और ऊपर से सेक्टर की बुरी हालत है। यहाँ पर डिसेबल्स भी नहीं दिखाई दे रहे। तो मास्टर बीजी उन सभी लोगों से कहते हैं कि तुम सभी लोग अपने सराउंडिंग से अलर्ट रहना, हो सकता है कि यहाँ पर कहीं से भी हमारे पर अटैक हो सकता है, क्योंकि लगता है कि यहाँ पर कोई बहुत ही फियर्स फाइट हुई है। हमें जल्दी से जल्दी आगे बढ़ना होगा ताकि जुनची को बचाया जा सके। इसी के साथ ही मोटू को वहाँ पर सामने गड्ढा दिखाई देता है। तो मोटू उन लोगों से कहता है कि वहाँ पर क्या है, वहाँ पर एक होल है। इतना बड़ा होल किसने बनाया होगा, चलो जल्दी से वहाँ पर देखते हैं, वहाँ पर कोई तो है। तो वो लोग जल्दी से आगे जाते हैं और जाकर उस होल के अंदर देखते हैं। ये लोग होल के अंदर देखते हैं तो वहाँ पर जुनची होता है। तो जुनची उनके सामने खड़ा होता है। जुनची वहाँ पर से रिंग उठा रहा होता है पैट्रियार्च की। जुनची सभी लोगों को देखकर कहता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। तो वो सभी लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि शुक्र है कि तुम अभी तक जिंदा हो, चलो ये तो अच्छी बात है कि तुम यहाँ पर जिंदा। अबू फैन से कहता है कि तुम वाकई में बहुत ही लकी कमीने हो, तुम अभी तक जिंदा हो। तो जुनची उन लोगों से कहता है कि चलो ये तो तुम्हें पता है कि मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ, लेकिन तुम सभी लोग यहाँ पर पहुंचने में लेट हो गए। मैंने पहले से हिवली फायर सेक्टर के पैट्रियार्च को मार दिया है, पैट्रियार्च मार चुका है, सेक्टर बर्बाद हो चुका है। बात सुनने के बाद वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं क्या ऐसा नहीं हो सकता, तुम उसे कैसे मार सकते हो। वो सभी लोग बातें करना शुरू कर देते हैं। एक उसे कहता है कि जुनची प्लीज सीरियस हो जाओ, इस वक्त हम सभी लोग यहाँ पर फाइट के मूड में है, सभी लोग यहाँ पर तुम्हें बहुत ही बुरी तरह से पीटेंगे अगर तुमने यहाँ पर झूठ बोला। तुम्हें अच्छी तरह से पता है कि हिमली फायर सेक्टर का पैट्रियार्च डिवाइन एंसेस्ट्री राम में पहुंच चुका था, उसे कैसे हरा सकते हो, तुम तो बहुत ज्यादा कमजोर हो। अगर तुमने यहाँ पर उसको हराया भी है तब भी ये बहुत ज्यादा अजीब बात है, यहाँ पर हमारे साथ मजाक कर रहे हो, ये मजाक का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। जुनची भी इनकी बातें सुनने के बाद काफी हैरान हो रहा था। फिर साथ ही में जुनची कहता है कि मैं तुझे यहाँ पर सच बोल रहा हूँ। फिर मास्टर बीजी उन सभी बच्चों से कहती है कि शांत हो जाओ, तुम सभी शांत हो जाओ, मुझे यहाँ पर इससे बात करने दो। तो लॉर्ड बीजी आगे बढ़ती है, मैं जुनची से कहती है जुनची चलो जल्दी से बताओ कि यहाँ पर चल क्या रहा है, क्या तुम वाकई में सच बोल रहे हो। जुनची कहता है कि हाँ मैं सच बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें यहाँ पर हिमली फायर सेक्टर के पैट्रियार्च की डेड बॉडी देखनी है तो वहाँ पर धुएं को हटाकर देख लो, वहाँ पर डेड बॉडी पड़ी हुई है, अगर तुम चेक कर सकते हो वो बॉडी अभी गर्म होगी क्योंकि अभी अभी मैंने उसको मारा है। तो वो सभी लोग कहते हैं क्या वाकई में इसने इसको मार दिया। तो लॉर्ड बीजिया जो होती है वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करती है सामने की तरफ, वहाँ पर से धुएं को हटा देती है। वहाँ पर से धुएं को हटाती है तो इसी के साथ ही वहाँ पर नीचे डेड बॉडी दिखाई देती है। तो वाकई में हमारे लिनफेंग ने हमारे जुनची ने यहाँ पर हिमली फायर सेक्टर के पैट्रियार्च की डेड बॉडी वहाँ पर पड़ी होती है। तो ये सभी लड़के डेड बॉडी को देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं ये क्या, ये तो वाकई में सच है, इसने तो हिमली फायर सेक्टर के पैट्रियार्च को मार दिया है। तो जुनची सभी लोगों के सामने फिर से अपनी बुराई करना शुरू कर देता है और उन सभी से कहता है कि एक डिवाइन एंसेस्ट्री राम के लेवल के बंदे को मारना तो मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान था, मैंने इसे बड़ी आसानी से मार दिया, अपनी स्वॉर्ड की सिर्फ और सिर्फ एक अटैक से मैंने इसको मार दिया। तो वहाँ जुनची वहाँ पर उन सभी के सामने खड़ा होता है और उन सभी से कह रहा होता है, जबकि बाकी के सभी बच्चे वहाँ पर सोच रहे होते हैं कि ये लड़का यहाँ पर जितनी आसानी के साथ ये बात कह रहा है कि इसने बड़ी आसानी से पैट्रियार्च को मार दिया, लगता नहीं है कि इसने इतनी आसानी से पैट्रियार्च को मारा है क्योंकि ये बहुत ज्यादा मुश्किल रहा होगा। इस लड़के ने अकेले पूरे के पूरे बीटा पवेलियन का यहाँ पर बदला ले लिया, बीटा पवेलियन डिस्ट्रॉय हो चुका, पैट्रियार्च मार चुके, बहुत सारे एल्डर्स मार चुके, लेकिन उन सभी का बदला इस लड़के ने अकेले ले लिया है। तो जुनची यहाँ पर हमारे साथ नहीं होता तो हम लोग कभी भी अपना बदला नहीं ले सकते थे और हम लोग किसी तरह बचकर छुपते फिरते ताकि हम लोग अपनी जान बचा सके, कहीं हिमली फायर सेक्टर के लोग हमें मार न डालें। मिस जिंगजी उसकी बातें सुनने के बाद रोना शुरू कर देती है और भागती हुई आगे बढ़ती है, जाकर जुनची के साथ चिपक जाती है और रोना शुरू कर देती है और उसे कहती है जुनची मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम बिल्कुल
बिल्कुल ठीक हो। तो माँ जुंची से कहता है कि सब कुछ खत्म हो गया, अब तुम्हें और ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर वो सभी लड़कों को जब यकीन हो जाता है कि वाकई में जहाँ पर उन्होंने बदला ले लिया है, तो वो सभी लोग कहते हैं हमने बदला ले लिया। सभी लोग चिल्लाकर कहते हैं कि हमने अपने सीनियर फेलो डिसेबल्स का बदला ले लिया, हमने अपने एल्डर्स का बदला ले लिया, हमने अपने पैट्रियार्च का बदला ले लिया। क्योंकि मास्टर बीजिया को भी दिखाती है कि मास्टर बीजिया जो थी वो आसमान की तरफ देखती है और कहती है कि बीजुन देखो हमने बदला ले लिया, हमने तुम्हारा बदला भी ले लिया है। इसी के साथ ही वाली फायर सेक्टर के बचे कुछ डिसेबल्स को दिखाते हैं। वो बचे कुछ डिसेबल्स जो होते हैं वो अपना सारा खजाना निकाल कर वहां पर लेकर आ रहे होते हैं, क्योंकि माँ जुंची ने उनसे कहा होता है कि अपना सारा खजाना यहाँ पर लेकर आओ। तो वो उसे कहते हैं सर जैसा आपने कहा था, वाली फायर सेक्टर का सारा खजाना निकाल कर यहाँ पर ले आए हैं। ये कहती है कि ये क्या तुम्हें ये सारे खजाना क्यों चाहिए, तुमने इन सभी से ये सारा खजाना क्यों मंगवाया है। माँ जुंची सोच रहा होता है कि इतने सारे खजाने को यूज करते हुए, रिसोर्सेज को यूज करते हुए हम लोग को अपने बीटा पवेलियन को दोबारा से रीबिल्ड कर सकते हैं। और ऊपर से ही वाली फायर सेक्टर का जो पैट्रियार्च था उसकी रिंग भी मेरे पास है। वहां पर सभी लोगों से कहता है कि मैं इस सभी के सभी रिसोर्सेज को यूज करते हुए बीटा पवेलियन को दोबारा से रीबिल्ड करने वाला हूं, तो क्या तुम सभी लोग मेरे साथ हो। वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमारा बीटा पवेलियन जहाँ पर दोबारा से रीबिल्ड होने वाला है, ये बड़ी खुशी की बात है, हम सभी लोग इसके लिए तैयार हैं, हम सभी लोग तुम्हारे साथ हैं। फिर साथ ही माँ जुंची अपनी तलवार उठाता है और कहता है लेकिन उससे पहले अपने सेक्टर को बनाने से पहले हमें यहाँ पर एक और काम करना है, हमें उन सभी लोगों को मारना होगा जो सभी लोग हिमालय फायर सेक्टर के साथ मिले हुए थे, दोबारा कभी भी हमें यहाँ पर इस मुश्किल का सामना करना ना पड़े। नेक्स्ट सीन हमें 1 महीने के बाद का दिखाया जाता है। सिर्फ और सिर्फ 1 महीने के कम टाइम में इन लोगों ने अपने बीटा पवेलियन को दोबारा से खड़ा कर दिया। बीटा पवेलियन दोबारा से बन चुका है। पर ये सभी फैमिलीज जो है, ये सभी की सभी बड़ी फैमिलीज जो होती हैं, ये वहां पर प्रेजेंट्स लेकर उनकी तरफ जा रहे होते हैं, क्योंकि इस वक्त 9 राम में सबसे पावरफुल सेक्टर, सबसे बड़ा फैक्ट सेक्टर जो है वो सिर्फ और सिर्फ बीटा पवेलियन और बाकी के सभी सेक्टर्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। सभी वहां पर जा रहे होते हैं ताकि इनकी चापलूसी की जा सके। वो सभी लोग कहते हैं फायर सेक्टर ने सबसे पहले इन लोगों के ऊपर अटैक किया, बीटा पवेलियन को डिस्ट्रॉय किया, इनके पैट्रियार्च को मार दिया, लेकिन उसके बाद बीटा पवेलियन के लोगों ने रेजिस्टेंस दिखाई और जाकर हिमालय फायर सेक्टर के पैट्रियार्च को मारकर उनके सेक्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया। अगर 9 राम में अगर कोई सबसे ज्यादा पावरफुल है तो बीटा पवेलियन के लोग हैं, तो हमें इनके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। इसके क्योंकि इन लोगों ने सभी लोगों को भी मार दिया और सभी फैमिली पैट्रियार्च को भी मार दिया जिन लोगों ने हिमालय फायर सेक्टर के साथ हाथ मिला लिया था। आज ये सभी लोग यहाँ पर इसलिए भी इकट्ठे हो रहे होते हैं क्योंकि आज यहाँ पर बीटा पवेलियन को फाइनली अनाउंस किया जाएगा कि बीटा पवेलियन दोबारा से यहाँ पर ओपन हो चुका है और साथ ही लोग अपने नए पैट्रियार्च को भी चूज करने वाले हैं। तो लॉर्ड बीजियन सभी लोगों से कहती है कि आज का दिन बहुत ज्यादा स्पेशल है, हम लोग यहाँ पर अपने मेमोरियल गेट को ओपन करने वाले हैं ताकि जहाँ पर स्टूडेंट्स को भर्ती किया जा सके और साथ ही लोग यहाँ पर अपने लिए नए पैट्रियार्च को चूज करने वाले हैं कि हमारा नया लॉर्ड कौन होने वाला है। साथ ही उसके हाथ का इशारा जो होता है वो जुंची की तरफ होता है। माँ जुंची यहाँ पर इस बात से काफी ज्यादा हैरान होता है, बाकी सभी लोग भी माँ जुंची की तरफ ही देख रहे होते हैं। बाकी सभी आम जनता के लोग जो होते हैं वो सभी लोग भी कहते हैं हाँ ये बात तो वाकई में सच है कि एक सेक्टर चलाने के लिए एक लॉर्ड की जरूरत पड़ती है, तो यहाँ पर इनके बीटा पवेलियन को अब चलाने के लिए नए पैट्रियार्च की जरूरत जरूर पड़ेगी। लोग यहाँ पर नए पैट्रियार्च को इलेक्ट करने वाले हैं। चलो देखते हैं कि ये लोग यहाँ पर कौन से नए लॉर्ड को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये बात तो सभी को पता है, सभी को इस बात का अंदाजा तो है कि यहाँ पर कौन से नए लॉर्ड को सिलेक्ट किया जाएगा। नया लॉर्ड जो है वो जुंची ही हो सकता है। तो लॉर्ड बीजिया माँ जुंची की तरफ देख रही होती है, जबकि माँ जुंची वहाँ पर काफी सा घबरा जाता है, कहता है क्या ये लोग वाकई में सीरियस हैं। जुंची वहाँ पर से भागने की कोशिश करता है। तो इसी के साथ लॉर्ड बीजिया कहती है कि हम लोग यहाँ पर अपने जो बीटा पवेलियन है इसके नए पैट्रियार्च को चूज करते हैं, हमारा नया पैट्रियार्च होगा वो जुंची होगा। तो सभी डिसाइपल्स जो होते हैं इस बात से एग्री भी कर लेते हैं। वो सभी लोग कहते हैं कि हम लोग इस बात से एग्री करते हैं, हमें इस बात से कोई मसला नहीं है, अगर जुंची हमारा पैट्रियार्च है तो हमें इस बात से काफी ज्यादा खुशी होगी क्योंकि जुंची पैट्रियार्च बनने के लायक है। पैट्रियार्च बनने से पहले इसने जो कुछ किया है सिर्फ और सिर्फ एक पैट्रियार्च ही कर सकता है, तो इसे हमारा लॉर्ड होना चाहिए। हम सभी लोग इस बात से एग्री करेंगे। सभी डिसाइपल्स भी वहां पर इस बात को एक्सेप्ट कर लेते हैं। वो सभी लोग कहते हैं हम सभी लोग इस बात को एग्री करते हैं। तो लॉर्ड बीजिया कहती है जबकि यहाँ पर किसी ने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं दिया तो इसका मतलब यह है कि आज की बात से हमारा नया पैट्रियार्च जुंची होने वाला है। इसी के साथ ही वहां पर से आवाज आती है कि मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट करता हूँ, मैं जुंची को नया पैट्रियार्च नहीं बनाना चाहता। यहाँ पर हम लोग अपने एपिसोड 58 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।
तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग एस्केपर के एपिसोड 59 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर बीजिया सभी लोगों से कहती है कि मैं जहाँ पर जुंजी को नया लीडर बनाना चाहती हूँ, तो क्या तुम में से किसी को इस बात से कोई एतराज तो नहीं है। सभी लोग कहते हैं कि नहीं हमें इस बात से कोई भी एतराज नहीं है। तो हम सभी लोग इस बात से एग्री करते हैं कि जुंजी को ही नया हमारा लीडर बनना चाहिए। इसी के साथ ही वहाँ पर कोई कहता है कि मुझे इस बात से ऑब्जेक्शन है, मैं ये बात नहीं मानता। तो सभी लोग कहते हैं ऐसा कौन आ गया जो कि जहाँ पर लॉर्ड बीजे से पंगा ले रहा है, ऐसा कौन है जो कि हमारे बीटा पवेलियन के खिलाफ है। सभी लोगों ने मिलकर जहाँ पर ये फैसला किया है कि जुंची यहाँ पर हमारा लीडर बनेगा। तो फिर यहाँ पर कौन है जो इस बात से अपोज कर रहा है? वो हमारे जुंची को लीडर बनता हुआ नहीं देखना चाहता। क्या उसे नहीं लगता कि जुंची लीडर बनने के लायक है? ये बंदा जो भी है ये यहाँ पर लॉर्ड बीजिया के हाथ से मरने वाला है, क्योंकि लॉर्ड बीजिया बहुत ज्यादा गुस्सा आने वाली है। तो लॉर्ड बीजिया बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाती है, अपनी तलवार निकालती है और कहती है तो मैं देखती हूँ कि यहाँ पर कौन है ऐसा जिसने हमारे फैसले की डिसरिस्पेक्ट की है। हम सभी लोगों ने मिलकर ये फैसला किया है, लेकिन तुम हो के यहाँ पर इस बात से ऑब्जेक्शन निकालो, चलो जल्दी से सामने आ जाओ। तुम्हारा जुंची से कहता है कि मैं जहाँ पर इस बात से डिसएग्री करता हूँ। और बीजिया से कहती है कहीं तुम पागल तो नहीं होगे, तुम इस बात से डिसएग्री कैसे कर सकते हो? तुम्हारा जुंची लोगों से कहता है कि मैं इस बात से डिसएग्री करता हूँ, मैं जुंची मैं सेक्टर का नया लॉर्ड नहीं बनना चाहता। सभी बच्चे वहाँ पर बातें करना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि जहाँ पर चल क्या रहा है, क्या जुंची जहाँ पर हमारा नया लॉर्ड नहीं बनना चाहता, लेकिन वो ऐसा क्यों करेगा? वो हमारा नया पैट्रियार्च क्यों नहीं बनेगा? उसे नया पैट्रियार्च बनने में क्या तकलीफ है? इस वक्त तुम्हारे बीटा पवेलियन में बल्कि 9 राम में सबसे ज्यादा पावरफुल यही लड़का है। इससे ज्यादा पावरफुल पूरी की पूरी 9 राम में कोई भी नहीं है। तो फिर इससे ज्यादा बेहतर लॉर्ड की पोजीशन के लिए कौन हो सकता है? ये लॉर्ड क्यों नहीं बनना चाहता? आखिर इसके क्या प्लान्स है? आज ये ऐसा क्यों कह रहा है या ऐसा क्यों कर रहा है? जुंची वहाँ पर सोच रहा होता है कि मैं क्या करूँ, मैं वापस अपनी अर्थ के ऊपर जाना चाहता हूँ अपने मॉम डैड के पास। तो फिर मैं यहाँ पर इनके सेक्टर का मास्टर कैसे बन सकता हूँ? इसी वजह से मैं यहाँ पर रुक नहीं सकता, क्योंकि लॉर्ड बीजिया काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है और कहती है लड़के कहीं तुम पागल तो नहीं होगे? चलो अब जल्दी से मुझे यहाँ पर रीजन बता दो कि तुम हमारे सेक्टर के लॉर्ड क्यों नहीं बनना चाहते, क्योंकि अगर तुमने मुझे सही रीजन नहीं बताए तो फिर तुम्हारे साथ यहाँ पर बहुत ही बुरा हो सकता है। चलो जल्दी से मुझे बताओ कि तुम लॉर्ड क्यों नहीं बनोगे? वो सभी लोगों से कह रहे होते हैं कि जुंची तुम यहाँ पर सबसे बेस्ट हो, तुम सबसे बेस्ट हो, यहाँ पर हमारी रिसर्च सेक्टर के सबसे बेस्ट मास्टर बन सकते हो, तुम्हारे पैट्रियार्च बन सकते हो, तो फिर तुम ये क्यों कर रहे हो? अभी उसे कहता है, जिंजी भी उसे कहती है, वो सभी लोगों से कह रहे होते हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हारे साथ कोई मसला है तो तुम हमारे साथ डिस्कस कर सकते हो, हम सभी लोग मिलकर उस मसले का हल निकालेंगे। जिंजी सभी लोगों से कहता है कि नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे लगता है कि मैं लॉर्ड की पोजीशन के लिए बिल्कुल भी फिट नहीं हूँ। फिर साथ ही वो वहाँ पर गिनाना स्टार्ट करता है। वो कहता है क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लेजी हूँ, मैं बहुत ज्यादा अनमोटिवेटेड हूँ, हमेशा बिस्तर के ऊपर पड़ा रहता हूँ, कोई काम करने को दिल नहीं करता और हमेशा मैं भागने के लिए कोई ना कोई ढूंढता रहता हूँ ताकि मैं काम चोरी करूँ, और इसी के साथ ही मैं हमेशा लड़कियों के साथ फ्लर्ट करता रहता हूँ। तुम्हें नहीं लगता कि अगर मैं पैट्रियार्च बन जाता हूँ तो मैं सभी बच्चों के लिए एक बहुत ही बैड इन्फ्लुएंस बनूंगा? बच्चे मुझे देख कर इसी तरह लड़कियां पटाते रहेंगे तो फिर यहाँ पर काम कैसे चलेगा? बीजिया चिल्लाकर उसे कहती है अगर तुम लॉर्ड नहीं बनोगे तो फिर बताओ कि यहाँ पर लॉर्ड कौन बनेगा? तुम्हारा जुंची इसी के साथ ही बूफैन की तरफ इशारा करता और कहता है अगर मैं यहाँ पर लॉर्ड नहीं बन सकता तो मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही बंदा है जो लॉर्ड बनने के लिए परफेक्ट है, और वो बूफैन है। बूफैन भी चिल्लाकर कहता है क्या नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता, मैं लॉर्ड नहीं बन सकता। जुंची उनसे कहता है कि बूफैन ही सबसे बेस्ट है। तुम सभी लोगों को अच्छी तरह से पता होगा कि मैं पहले चीफ डिसाइपल की पोजीशन दोबारा से बूफैन के पास आ चुकी है। ये टीम को बहुत अच्छे से लीड करता है, इसके पास मैनेजमेंट के स्किल्स हैं, पूरे सेक्टर को भी अच्छे से लीड कर पाएगा। मुझे तो लगता है कि यही हमारा न्यू लॉर्ड होना चाहिए। तुम सभी लोगों के लिए ये ओके है? तो मिस बीजिया आगे बढ़ती है, उसके सर में एक जबरदस्त थप्पड़ मारती है और कहती है बकवास बात करो, ये बिल्कुल भी ओके नहीं है। जबकि वहाँ पर बूफैन उन लोगों से कहता है कि मैं भी यहाँ पर नया लॉर्ड नहीं बनना चाहता। जुंची और इसके साथ साथ लॉर्ड बीजिया दोनों यहाँ पर इस बात से काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं इसको क्या हुआ, ये यहाँ पर नया लॉर्ड क्यों नहीं बनना चाहता? आखिर इन सभी लोगों को क्या हो गया, ये लोग नए लॉर्ड क्यों नहीं बनना चाहते? बीजिया काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, अपनी पावर्स को रिलीज करती है और कहती है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि जो हमारे लॉर्ड की पोजीशन है, बीटा पवेलियन के लॉर्ड की पोजीशन इतनी ज्यादा लो लेवल की है, तुम सभी लोग इस पोजीशन को एक हाथ से दूसरे हाथ में उछालते जा रहे हो। तुम्हें लगता है कि इस पोजीशन को हासिल करना बहुत ज्यादा लो लेवल की बात है, इसी वजह से तुम सभी लोगों में से कोई भी इस पोजीशन को हासिल नहीं करना चाहता। तुम्हें लगता है कि जो पोजीशन तुम्हारे लायक नहीं है। चलो जल्दी से मुझे बताओ कि बूफैन तुम्हारे पास क्या वजह है कि तुम यहाँ पर हमारे सेक्टर के लीडर नहीं बनना चाहते? आए मुझे अपनी वजह बताओ, अगर मुझे वजह पसंद नहीं आए तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगी। बूफैन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि मैं इसके लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ, इसी वजह से मुझे लगता है कि मैं नया लॉर्ड नहीं बन सकता। बाकी के सभी लोग वहाँ पर सोच रहे होते हैं यहाँ पर चल क्या रहा है। ये लोग यहाँ पर सेरेमनी मना रहे थे अपना नया लॉर्ड चूज करने के लिए, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही हो रहा है। ये सभी लोग यहाँ पर लॉर्ड की पोजीशन को रिजेक्ट किए जा रहे हैं। बड़ी ऑफर को कोई कैसे ठुकरा सकता है? हमने
पहले कभी भी इस तरह का कोई भी सीन नहीं देखा। लॉर्ड बिजियन सभी की बातें सुन लेती है कि वो सभी लोग वहाँ पर चैटर चैटर कर रहे हैं, तो इसी के साथ ही अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए सभी के ऊपर अटैक करते और कहते सबसे पहले तुम सभी लोग यहाँ से दफा हो जाओ। सभी लोग वहाँ से पीछे की तरफ भागते और कहते चलो जल्दी से यहाँ से निकलो, लॉर्ड बिजियन तो हम सभी को मार डालेगी, ये बहुत ज्यादा गुस्से वाली है। लॉर्ड बिजियन यहाँ पर थोड़ी देर के बाद शांत होती है और उन दोनों से कहती है जबकि यहाँ पर काफी ज्यादा शांति है, मैंने उन सभी लोगों को चुप करवा दिया, तो अब मुझे बताओ कि तुम दोनों की क्या वजह है, तुम दोनों आखिर यहाँ पर चाल क्या करना क्या चाहते हो। और इसके साथ साथ वुफेन दोनों एक साथ ही कहते हैं हम लोग अपनी 9 राम्स को छोड़कर दूसरी दुनिया में जाना चाहते हैं, हम लोग 9 राम्स से बाहर जाना चाहते हैं। वह सुनने के बाद लॉर्ड बिजिया कहती है लेकिन ऐसा क्यों, तो वुफेन उसे कहता है कि मो वुशांग उसने हमारे बीटा पवेलियन को डिस्ट्रॉय कर दिया, पैट्रियार्च मारे गए, हमारे बहुत सारे डिसिपल्स मारे गए, लेकिन हम लोग उसके सामने कुछ भी नहीं कर पाए। मैं नहीं चाहता कि हम लोग दोबारा से ऐसी सिचुएशन का सामना करें, मैं 9 राम्स से बाहर जाना चाहता हूँ जहाँ पर से वो अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाकर वापस आया, तो हम लोग भी वहाँ पर जाएंगे और अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाएंगे। जी भी यहाँ पर यही बात करता है, शुनची कहता है कि मुझे अपने बारे में अच्छी तरह पता है कि मेरे अंदर ग्रो करने की सलाहियत बाकी है, मेरे अंदर काफी सारी जगह बाकी है जिससे मैं अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना सकता हूँ, तो मुझे भी यहाँ से बाहर जाना है। इसके बाद हमें बीटा सेक्टर के दुश्मन रिवर्ब सेक्टर से भी तो बदला लेना है, तो मास्टर बिजिया गुस्से के साथ उसे कहते हैं अपनी बकवास बंद करो, क्या तुम्हें लगता है कि हिमालय फायर सेक्टर और प्रोवर्ब सेक्टर वो दोनों एक ही तरह के सेक्टर्स हैं? नहीं, टॉप सेक्टर और हिमालय फायर सेक्टर के दोनों सेक्टर्स में जमीन आसमान का फर्क था। हिमालय फायर सेक्टर एक बहुत ही कमजोर सेक्टर है जबकि प्रोवर्ब सेक्टर जो है वो बहुत ज्यादा पावरफुल सेक्टर है। तो बाकी के सभी बच्चे भी कह देंगे हम सभी लोग भी यहाँ पर इनके साथ बाहर जाना चाहते हैं, हम लोग भी जुनची और वुफेन के साथ यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं, हम लोग 9 राम्स में नहीं रहना चाहते, यहाँ से बाहर जाएंगे, अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाएंगे ताकि हम लोग अपने सेक्टर के ऊपर होने वाले हमले को रोक सके। अगर दोबारा कभी हमारे साथ ऐसा होता है तो हम सभी लोग अपने आप को इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनाएंगे लोग मो वुशांग और ऐसे बहुत सारे एल्डर्स का मुकाबला कर सके जो कि प्रोवर्ब सेक्टर से आए हों। लॉर्ड बिजिया सभी की बातें सुनने के बाद रोना शुरू कर देती है और कहती है क्या वाकई में तुम सभी लोग सेक्टर के बारे में ऐसा सोचते हो? और साथ ही वो सोच रही होती है बीजन देखो तुमने यहाँ पर अपना सैक्रिफाइस दिया था इन बच्चों को बचाने के लिए और ये बच्चे अब यहाँ पर अपने सेक्टर की प्रोटेक्शन के लिए 9 राम्स को छोड़कर बाहर जाना चाहते हैं ताकि ये स्ट्रॉन्ग बनकर वापस आ सके, ताकि तुम्हारा सैक्रिफाइस यहाँ पर रायगा नहीं गया। तो मोटू डू उन लोगों से कहता है कि लॉर्ड बिजिया मैं अपनी डू फैमिली को इस सब में इन्वॉल्व कर सकता हूँ, मैं डू फैमिली को बीटा पवेलियन के साथ इन्वॉल्व करूंगा जिसकी वजह से वो लोग यहाँ पर अपने रिसोर्सेज को लगाएंगे, की वजह से बीटा पवेलियन रनिंग में रहेगा। अगर हम सभी लोग यहाँ पर से चले भी जाते हैं तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीटा पवेलियन ऐसे ही चलता रहेगा। अगर यहाँ पर कोई डिवाइन सेस्ट्री राम को मास्टर भी आ जाता है तब भी बीटा पवेलियन सेफ रहेगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो उनसे भी कहता है कि मैं भी यहाँ पर जाने से पहले एक रे फॉर्मेशन क्रिएट करूंगा, एक बहुत ही पावरफुल रे फॉर्मेशन जो कि बीटा पवेलियन की सुरक्षा के लिए होगी। आज ही मैं यहाँ पर यह भी अनाउंस करूंगा कि मैं 3 साल के लिए कल्टीवेट करने के लिए जा रहा हूँ, सेल्फ कल्टीवेशन के लिए जा रहा हूँ ताकि सभी लोगों को पता हो कि मैं सेक्टर के अंदर ही हूँ। हालांकि हम सभी लोग 3 साल के लिए यहाँ से बाहर चले जाएंगे, हम लोग 9 राम्स में जाएंगे, 9 राम्स से बाहर जाएंगे। सभी बच्चे वहाँ पर लॉर्ड बिजिया से कह रहे होते हैं कि हम लोग इस वक्त अपने बीटा पवेलियन में खड़े हैं और हमें अपने बीटा पवेलियन के लिए सब कुछ करना होगा, प्लीज हमें इजाजत दे दे 9 राम्स को छोड़कर बाहर जाने की, हम सभी लोग बाहर जाएंगे, स्ट्रॉन्गर बनकर वापस आएंगे। और बिजिया वहाँ पर अपने आंसू पहुंचते हैं और उन सभी लोगों से कह दिया तो फिर ठीक है, अपनी तलवार निकाल दिया और सभी से कह दिया तो फिर ठीक है, हम सभी लोग 9 राम्स से बाहर जाएंगे, क्या तुम सभी लोग तैयार हो? सभी लोग 9 राम्स से बाहर जाकर अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाने के लिए तैयार है, हम लोग आउटसाइड वर्ल्ड को देखने के लिए तैयार है। तो वो सभी लोग यहाँ पर रेडी हो जाते हैं। यहाँ पर इनकी स्टोरी जो है वो 9 राम्स से बाहर में स्टार्ट होने वाली है क्योंकि ये सभी बच्चे जो है, ये बीटा पवेलियन के बचे कुछ बच्चे, ये सभी लोग 9 राम्स को छोड़कर दूसरी दुनिया में जाने वाले हैं जहाँ पर ये अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। यहाँ पर हमारी एपिसोड 59 का एंड होगा। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। द एस्केपर के एपिसोड 60 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि ये बीटा पवेलियन के बचे कुछ डिसिपल्स जो होते हैं ये 9 राम्स से बाहर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो सभी लोग वहां से बाहर निकलने लगे हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में बाहर का सीन दिखाया जाता है, 1 महीने के बाद का सीन दिखाते हैं। ये सभी लोग रेगिस्तान में चलते हुए जा रहे होते हैं क्योंकि इन्हें कहा गया था कि रेगिस्तान से दूसरी तरफ जाएंगे तो यहाँ पर 9 राम्स खत्म हो जाएगी और ये दूसरी दुनिया में पहुंच सकते हैं। वहां सुनकर सभी लोगों से कहता है चलो हम सभी लोग यहीं पर आराम करेंगे और उसके बाद हम लोग आगे की तरफ
तरफ बढ़ेंगे कि हमारे पास ज्यादा एलिक्सर और खाने पीने की चीजें नहीं बची हैं। तो वो सभी लोग वहीं पर बैठ जाते हैं और कहते हैं कि हम लोग पिछले आधे महीने से चलते हुए जा रहे हैं और ये डेजर्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। हम लोग बहुत ज्यादा थक चुके हैं और हम लोग के पास ज्यादा मेडिसिन भी और ज्यादा खाने पीने की चीजें भी नहीं बची। पता नहीं और कितना ज्यादा हमें चलना होगा, पता नहीं हम लोग और कितने ज्यादा दिन चलेंगे, तब जाके हम लोग 9 राम्स को छोड़कर दूसरी दुनिया में जा सकते हैं। बहुत ज्यादा थक चुके हैं। लगता है कि 9 राम्स को छोड़कर बहुत ही कम लोग जा पाते हैं क्योंकि आधे लोग तो इस डेजर्ट में ही मारे जाते होंगे। तो लॉर्ड बीज़ी आगे बढ़ती है, जुंची से कहती है, जुंची तुम्हें क्या लगता है कि हमें और कितना ज्यादा चलकर जाना होगा और कितना ज्यादा फासला बचा है? तुम्हारा जुंची कहता है, मुझे लगता है कि बहुत ही कम बचा है, जितना यहाँ पर इस बुक के अंदर लिखा हुआ है। हमारे पैट्रियार्च की बुक है, पैट्रियार्च की बुक के अंदर लिखा हुआ है कि हम लोग यहाँ पर इसी साइड के ऊपर सीधा चलते हुए जाएंगे तो बहुत ही जल्दी हम लोग 9 राम्स को छोड़कर दूसरी तरफ पहुंच सकते हैं। वुल्फमैन उसे कहता है कि हमारे पास खाना, पानी और एलिक्सर जो है वो बहुत ज्यादा कम रह गई है और बहुत ही जल्दी खत्म हो जाएंगे। अगर हम लोग जल्दी अपनी डेस्टिनेशन के ऊपर नहीं पहुंचे तो मुझे लगता है कि हमारे बहुत सारे लोग मारे जाएंगे। जुंची उसे कहता है कि अच्छा ठीक है, तुम सभी लोग यहीं पर रुको जबकि मैं आगे अकेला जाकर देकर आता हूँ। अगर मुझे वहाँ पर कुछ मिला तो तुम सभी लोगों को लेने के लिए आऊंगा। इसके साथ ही मोटू जो होता है वो उन लोगों से कहता है कि मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। क्योंकि मोटू पहले आगे चला गया था तो वो आगे देकर आता है और कहता है कि देखो, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता मिल गया है। तो वो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि वाकई में बाहर निकलने का रास्ता मिल गया। जुंची सभी को लीड करते हुए आगे बढ़ता है और कहते हैं चलो जल्दी से चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता क्या है। तो हम सभी लोग अब यहाँ पर एक और स्टेप फ्रीडम की तरफ आगे पहुंच चुके हैं। हम लोग आजाद होने वाले हैं। जैसे ये लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ पर उनके सामने एक बड़ा सा गेट होता है। वो गेट बहुत ज्यादा बड़ा होता है, इतना बड़ा गेट होता है कि इसके सामने हमारे जो लोग होते हैं ये बहुत ज्यादा छोटे लग रहे होते हैं, चींटी की तरह लग रहे होते हैं। तो वो लोग कहते हैं ये तो एक बहुत ही बड़ा गेट है। हम लोग तो इस बड़े से गेट के सामने चींटी की तरह बस छोटे छोटे लग रहे हैं। पता नहीं इस गेट को यहाँ पर किसने बनाया होगा, क्या ये दूसरी दुनिया का गेट है? क्या इस गेट को ओपन करने के बाद हम लोग दूसरी दुनिया में जा सकते हैं अपनी 9 राम्स को छोड़कर? में से कहता है कि मैंने सुना है कि इस डेजर्ट के अंदर एक डेविल की कब्र है और उस डेविल की कब्र का हो सकता है कि ये गेट हो। इस गेट को ओपन करके दूसरी तरफ उस डेविल के ग्रेव में जाया जा सकता है। और बीज़ी उनसे कहती है कि इस दरवाजे के ऊपर बहुत सारी रूइंस हैं, एंशिएंट फॉर्मेशंस हैं जो कि एनक्रिप्ट की गई है, लेकिन मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता क्योंकि मैंने इस तरह की पहले कभी नहीं देखी। चुंची उस गेट को ओपन करने के बाद उस गेट के अंदर चला जाता है और कहता है कि यहाँ पर इस गेट के अंदर मुझे कोई भी रे फॉर्मेशन महसूस नहीं हो रही, जैसे किसी ने यहाँ पर जियोमेंसी स्किल्स को यूज नहीं किया। तो हम लोग यहाँ पर अंदर जा सकते हैं। ये तो सिर्फ और सिर्फ अंदर जाने के बाद ही पता चलेगा कि इसके अंदर क्या है, क्या ये किसी डेविल की कब्र है या फिर ये दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता है। तो जिंगजी आगे बढ़ती है और उसे कहती है रुको रुको, तुम अकेले नहीं जा सकते, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ, मैं तुम्हारे साथ अंदर जाऊंगी। जबकि मोटू कहता है मेरे लिए भी रुको, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, तुम लोग अकेले नहीं जा सकते, मैं तुम्हारे साथ ही अंदर जाने वाला हूँ। तो लॉर्ड बीजिया कहती है लियांग बूफेन यहाँ पर रहोगे, तुम बाकी के सभी डिसाइपल्स को गार्ड करोगे। वे लोग अंदर चलते हैं और अंदर जाकर देकर आते हैं। जैसे हमें कोई एग्जिट मिलेगा हम तुम सभी को लेने के लिए यहाँ पर आएंगे। तो बूफेन उसे कहता है ठीक है माउंटेन लॉर्ड, आप जो आपका ऑर्डर है हम लोग यहीं पर रुकेंगे। तो रुचि जो होता है एक छोटी सी टीम लेकर अंदर की तरफ जाता है। लॉर्ड बीजिया, मोटू, जिंगजी और इसके साथ कुछ और डिसाइपल्स होते हैं जो कि उनके साथ जाने के लिए तैयार होते हैं। तो ये सभी लोग वहां से अंदर की तरफ जाते हैं। बूफेन सोच रहा था प्लीज यहाँ पर सेफ साउंड वापस आना क्योंकि ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक लगती है। मुझे अपने हाथ में एक मिसाल पकड़ता है और कहता है कि तुम सभी लोग बहुत ज्यादा ध्यान रखना क्योंकि हम लोग एक नई जगह की तरफ आगे बढ़े, हमें नहीं पता कि आगे क्या होगा और तुम में से कोई भी पीछे मत रह जाना। तो वो सभी लोग आगे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। सभी लोग वहां से आगे की तरफ जा रहे होते हैं। तो मिस जिंगजी कहते हैं कि जगह है क्या चीज? तुम्हारा जुंची कहता है तो बहुत ज्यादा स्पेशल लगती है, यहाँ पर नीचे की तरफ सीढ़ियां जा रही है, चलो यहाँ से नीचे उतरते हैं। मोटू उनसे कहता है कहीं हम लोग अंडरग्राउंड में तो नहीं जा रहे, कहीं ये रास्ता सीढ़ियां जो है उतरती हुई सीधी हेल में तो नहीं जाती, ये सीढ़ियां तो बहुत ज्यादा लंबी है, क्या हमें वाकई में उतर कर जाना होगा? उनसे कहता है कि हाँ मुझे लगता है कि नीचे उतर कर जाना पड़ेगा क्योंकि नीचे से जो साउंड आ रही है वो बहुत ज्यादा हॉरिबल है, इसी वजह से हमें बहुत ज्यादा एहतियात भी करना होगी, ध्यान से नीचे उतरना क्योंकि नीचे उतरने के अलावा यहाँ पर और कोई रास्ता भी तो नहीं है। ये सभी लोग सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं। सीढ़ियां जो है वो काफी ज्यादा गहराई में जा रही होती है और सभी लोग नीचे की तरफ ही जा रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं कि जितना हम लोग नीचे की तरफ जा रहे हैं उतनी ज्यादा ये आवाजें बढ़ती जा रही है, यानी कि बहुत ज्यादा खतरनाक होती जा रही हैं। हम लोग पिछले 2 घंटे से सीढ़ियां उतर रहे हैं लेकिन ये सीढ़ियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसा तो नहीं है कि इन सीढ़ियों का कोई अंत ही नहीं है, यानी कि ये सीढ़ियां कभी खत्म ही नहीं हो सकती। क्योंकि मोटू लोगों से कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हम लोग कब से यहाँ पर सर्कल में चलते जा रहे हैं कि ये सीढ़ियां जो है वहां पर दोबारा से वहीं से स्टार्ट हो जाती हैं, इनका एक ही पॉइंट है। तो मिस बीजिया भी कहती है चुंची कहीं हम लोग यहाँ पर किसी इल्यूजन फॉर्मेशन के अंदर तो नहीं फंस चुके? तुम्हारा चुंची कहता है नहीं, हम लोग किसी भी इल्यूजन फॉर्मेशन के अंदर नहीं, हम लोग सीधे चलते हुए जा रहे हैं, यहाँ पर कोई भी रे फॉर्मेशन नहीं है, मुझे कुछ भी सेंस नहीं हो रहा। चुंची कहता है कि मुझे लगता है कि हम लोग एंड के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं। फिर साथ ही चुंची कहता है
कि मेरी बॉडी के अंदर जो क्रीचर बुक है यानी कि गोल्डन बुक है वो बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रही है। मुझे लगता है कि उसका यहाँ पर कोई ना कोई किसी से ताल्लुक है जिसकी वजह से वो बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रही है। वो मुझे किसी जगह की तरफ लेकर जा रही है, कोई उसे बुला रहा है। तो जिंगजी उन लोगों से कहती है तो फिर ठीक है आगे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। तो ये सभी लोग और ज्यादा नीचे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं। जैसे ये लोग वहां से नीचे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं तो वहां पर एक पॉइंट के ऊपर नीचे सीढ़ियां आती हैं। यहाँ पर जो सीढ़ियां होती हैं सीढ़ियों के आसपास इन्हें एंडलेस डार्क सी दिखाई देता है। वहाँ पर जो पानी होता है वो बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है और बहुत ज्यादा इंक की तरह काला होता है। तो वो लोग कहते हैं यहाँ पर तो ये ब्लैक स्याही की तरह बहुत ज्यादा काला पानी है। हम लोग इस पानी के बहुत ज्यादा करीब है लेकिन हम लोग ये नहीं देख पा रहे कि ये पानी कितना ज्यादा गहरा हो सकता है। ये बहुत ज्यादा गहरा सी लगता है, ये ब्लैक सी है। सीढ़ियां चलते हुए आगे की तरफ बढ़ना होगा और इस ब्लैक सी में घिरे बिना ही आगे बढ़ना है। तुम्हारा सुनची कहता है बॉडी के अंदर जो गोल्डन बुक है वो और भी ज्यादा रिएक्ट कर रही है। ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग किसी चीज के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुके हैं जिस चीज की वजह से ये बहुत ज्यादा रिएक्ट कर रही है, जो चीज इसको बुला रही है। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग किसी बड़े खतरे में पड़ने वाले हैं। ये साथ ही ये लोग आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो लॉर्ड बीजिया कहती है तो सभी लोग जल्दी से अपने साइड के ऊपर देखो, अलर्ट हो जाओ, यहाँ पर कुछ तो है। तो साइड के ऊपर उन्हें वहां पर एक बंदा दिखाई देता है जो कि पानी के अंदर से बाहर निकलता है। वो जंप करते हुए बाहर निकलता है और साथ ही उसके हाथों और पाँव के ऊपर चेन्स बंधी होती है। बंदा चिल्लाकर कहता है कि मेरी सोल को मुझे वापस दो, जबकि हमारा मोटू चिल्लाकर कहता है ये तो एक भूत है। मोटू इस बात से बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो भागता हुआ आगे बढ़ता जाकर शुंची का बाजू पकड़ लेता है और कहता है ब्रदर शुंची वहाँ पर देखो, वहाँ पर एक घोस्ट है। कि हमारा शुंची काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और मोटू को एक किक मारता है और सामने की तरफ गिरा देता है और कहता है कि दफा हो जाओ, तुम मेरे साथ नहीं चिपक सकते क्योंकि मुझे लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं है। शुंची आगे बढ़ता है जाके जिंगजी को पकड़ता है और उसे कहता है जिंगजी क्या तुम डरी हुई हो? तो जिंगजी कहती है हाँ मैं डरी हुई। तो शुंची कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ पर तुम्हारे पास मौजूद हूँ। मोटू चिल्लाकर उसे कहता है ये क्या, यहाँ पर तुम मेरे साथ देने की बजाय इस लड़की का साथ दे रहे हो, यार डरा हुआ तो मैं हूँ। ये सभी बच्चे बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है, हमें यहाँ से निकलना होगा। ये पता नहीं कौन है, ये घोस्ट है जो पानी के अंदर से निकला है, जो कह रहा है कि मेरी सोल वापस करो। लेकिन ये हमसे ऐसा क्यों कह रहा है? हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से भागकर जाना होगा, जबकि वो घोस्ट अभी भी कह रहा है कि मेरी सोल मुझे वापस करो। सभी लोगों से कहता है कि तुम में से किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है, घोस्ट बिल्कुल भी नहीं होते, तुम सभी लोग जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें बैटल के लिए तैयार होना होगा। वो सभी लोग कहते हैं हाँ ठीक है, हमें लगता है घोस्ट वाकई में नहीं होते, इस चीज के साथ फाइट करना होगी। तो वो सभी लोग यहाँ पर फाइट करने के लिए रेडी हो जाते हैं और कहते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हमें यहाँ पर आगे बढ़ना है, हमें यहाँ पर से बाहर निकलना है, ना ही राम्स को छोड़कर दूसरी दुनिया में जाना है। वो घोस्ट जो होता है वो यहाँ पर इनके लिए नहीं कह रहा था कि मेरी सोल को वापस करो। उसी वक्त पानी के अंदर से एक ब्लैक कलर का क्रेन बाहर निकलता है। ब्लैक क्रेन वहां पर से बाहर निकलता है और उस घोस्ट के ऊपर अटैक कर देता है। देखकर हमारी लॉर्ड बीजिया कहते हैं ये तो एक ब्लैक क्रेन है, इसके बारे में मैंने सुन रखा है, ये एक लेजेंडरी क्रिएचर है, लेकिन ये यहाँ पर क्या कर रहा है, ये इस पानी के अंदर से कैसे बाहर निकला है? क्रेन जैसे पानी के अंदर से बाहर निकलता है तो वो घोस्ट जो होता है वो उसके ऊपर अटैक करता है। दोनों फाइट करते हैं जिसकी वजह से पानी के अंदर से बहुत ही जबरदस्त वेव निकलती है और वो वेव जो होती है वो पूरी की पूरी सीढ़ियों को कवर कर लेती है। शुंची जो होता है वो वहाँ पर नीचे की तरफ गिर जाता है, जिंगजे को लेकर उसे नीचे गिरा लेता है और उसे बचा लेता है। शुंची कहता है कि यहाँ पर इन दोनों की फायर की वजह से ये शॉक वेव्स आफ्टर इफेक्ट निकल रहे हैं, वो तो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। हम लोग यहाँ पर उस घोस्ट के ऊपर अटैक करने की कोशिश करने वाले थे और मुझे लगा था कि हम लोग उस घोस्ट के ऊपर अटैक करके उसे रोक सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी बेवकूफी थी। पता नहीं ये लोग किस राम में है, ये लोग बहुत ज्यादा पावरफुल लगते हैं। तो वो जो घोस्ट होता है वो ब्लैक किलन के साथ फाइट कर रहा होता है। घोस्ट उसे कह रहा होता है कि मेरी सोल मुझे वापस करो। वो दोनों वहाँ पर आपस में फाइट कर रहे होते हैं क्योंकि शुंची अपने दोस्तों को लेकर यहाँ पर से आसानी से निकल कर जा सकता है। तो क्या ये लोग दूसरी दुनिया में पहुंच पाएंगे? क्या ये लोग डाइन राम्स को छोड़कर बाहर जा पाएंगे? ये हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग? द एस्केपर के एपिसोड 61 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा शुंची अपनी टीम को लीड करते हुए 9 राम्स को छोड़कर दूसरी तरफ जाना चाहता है। अब वो लोग गेट को पार करते हुए दूसरी तरफ निकलते हैं तो वहाँ पर नीचे सीढ़ियां आती हैं। तो ये लोग सीढ़ियां उतरते हुए नीचे की तरफ जा रहे होते हैं। वहीं पर उन्हें ब्लैक सी दिखाई देता है। ब्लैक सी के अंदर से एक बंदा निकलता है जो अपनी सोल मांग रहा होता है। साथ ही वहाँ पर एक ब्लैक क्लीन होता है और उसके साथ वो फाइट शुरू कर देता है। उन दोनों की फाइट बहुत ज्यादा फियर्स होती है। ब्लैक पानी जो होता है वो उछल उछल कर बाहर गिर रहा होता है, जिसकी वजह से हमारा शुंची अपनी टीम को बचाकर वहां पर से निकलने की कोशिश कर रहा होता है। ये लोग वहां पर से बचकर साइड के ऊपर निकलते हैं और फिर से सीढ़ियां उतरकर नीचे की तरफ जाना स्टार्ट करते हैं। हमारा शुंची कहता है कि वाकई में इस डार्क सी के अंदर किसी डेविल को दफनाया गया है। ये तो वाकई में एक डेविल ही लग रहा था, लेकिन मेरी बॉडी के अंदर जो गोल्डन बुक है उसे कौन यहाँ पर पुकार रहा है? गोल्डन बुक को कौन बुला रहा है? मिस जिंगजी को दिखाते हैं कि मिस जिंगजी हमारे शुंची के पास आती है और उसे कहती है शुंची चलो जल्दी से यहाँ से वापस चलते हैं। यहाँ पर तो नीचे एक ब्लैक क्लीन है, ऊपर से एक बंदा जो
उससे फाइट कर रहा है। ये दुनिया हमारे लिए बिल्कुल भी नहीं है, हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। जुंजी उसे कहता है नहीं नहीं, हमें आगे बढ़ना है, हमें देखना है कि आगे क्या चल रहा है, चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। जुंजी उन लोगों से कहता है कि अगर तुम लोग मेरे साथ आगे नहीं बढ़ना चाहते तुम सभी लोग यहाँ से वापस चले जाओ, मैं यहाँ से अकेला ही आगे जाऊंगा और जाकर देख कर आऊंगा, तुम सभी लोग वापस जा सकते हो। सभी लोग उसे कहते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं, हम लोग तुम्हारे साथ यहाँ पर आए और तुम्हारे साथ यहाँ से आगे की तरफ बढ़ेंगे। मोटू उसे कहता है कि आगे का सफर बहुत सा डेंजरस हो सकता है, कि तुम अकेले आगे बिल्कुल भी नहीं जा सकते। जिंगजी उसे कहती है कि यहाँ पर आते ही हम लोगों ने सबसे पहले एक लेजेंडरी किलिंग को देख लिया जिसे देखना नामुमकिन था। वो एक बहुत ही पावरफुल सेक्रेट बीस्ट है, वो यहाँ पर है तो आगे पता नहीं और क्या कुछ होगा। इस बीस्ट भी उसे कहती है कि तुम इतने ज्यादा पावरफुल नहीं हो कि तुम अकेले जाकर वहाँ पर कुछ देख सको, मुझे नहीं लगता कि हम लोग इससे आगे जा पाएंगे, अगर हम लोग आगे जाएंगे तो फिर इकट्ठे जाएंगे, अगर वापस जाएंगे तो इकट्ठे जाएंगे। तो शुनची उन लोगों में से किसी की बात नहीं सुन रहा था क्योंकि उसकी क्रीचर बुक को यानी कि उसकी गोल्डन बुक को कोई नीचे पुकार रहा था, इसी वजह से माँ शुनची जो होता है उसको फॉलो करते हुए नीचे की तरफ जा रहा था। शुनची कहता है मुझे रोकने की कोशिश मत करना, मैं यहाँ से नीचे जाकर ही रहूंगा, यहाँ से जरूर जाऊंगा। जिंगजी उसे कहते तो फिर ठीक है, फिर मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगी। शुनची उसकी तरफ देखता और कहता है क्या तुम वाकई मेरे साथ चलने को तैयार हो? तो वो आगे बढ़ती है और उसे कहती है हाँ मैं तुम्हारे साथ जाने को तैयार हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहूंगी। बट वो आगे बढ़ता और कहता है कि तुम लोग अकेले कैसे जा सकते हो? तो फिर ठीक है मैं भी तुम्हारे साथ जाऊंगा, मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ तो तुम्हारे साथ ही आगे बढ़ूंगा। जबकि मिस बीस गांव से कहती है कि शुनची अब जबकि तुमने फैसला कर ही लिया तो फिर ठीक है, हम लोग भी तुम्हारे साथ ही चलेंगे, हम तुम्हें अकेले बिल्कुल भी नहीं जाने देंगे। तो मिस बीस भी उसके साथ ही चल पड़ती है। तो ये सभी लोग अब यहाँ से आगे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं, सभी लोग अब यहाँ से नीचे की तरफ जाएंगे। ये लोग चलते हुए उस ब्लैक सी को पार करते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं क्योंकि जो सीढ़ियां होती है वो ब्लैक सी के ऊपर होती है और वो सीढ़ियां जो होती है और ज्यादा नीचे की तरफ जा रही होती है। ब्लैक किलिंग जो होता है वहां पर उस बंदे के साथ फाइट कर रहा था, जबकि ये लोग बड़ी आसानी से उनको उनकी नजर में आए बिना वहां से आगे की तरफ गुजर जाते हैं। जैसे ये लोग वहां से आगे गुजरते हैं तो वहां पर उन्हें सामने एक आइलैंड दिखाई देता है। उन लोगों से कहता है कि सीढ़ियां खत्म हो रही हैं और वहां पर एक आइलैंड है। मोटू कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक बड़ा सा आइलैंड यहाँ पर कैसे हो सकता है, एक ब्लैक सी और उसके बाद अब यहाँ पर एक आइलैंड है। बीजिया कहती है जी तो बहुत ही हैरान करने वाली बात है कि यहाँ पर एक बड़ा सा ब्लैक सी था और उसके बाद अब यहाँ पर एक बड़ा सा आइलैंड है, हमारी 9 ग्राम्स के नीचे ये सब कुछ और हमें कोई पता भी नहीं चला। तो मोटू कहता है ये बहुत अमेजिंग है, ये सब कुछ आया कहाँ से? चलो जल्दी से वहां पर चलकर देखते हैं। तो ये सभी लोग जल्दी से आगे की तरफ बढ़ते हैं और कहते हैं कि हम सभी लोग वहां पर चलकर देखते हैं कि उस आइलैंड के ऊपर क्या है। जैसे ये लोग आइलैंड के ऊपर पहुंचते हैं तो वहां पर बहुत सारे कंकाल पड़े होते हैं, जैसे कि वहां पर बहुत सारे लोग मरे हों। चिंगी उसे कहती है कि ये जगह तो बहुत ज्यादा हॉरिबल है, क्या हमें आगे बढ़ना चाहिए? क्योंकि मिस बीजिया लोगों से कहती है कि ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक लग रही है, जहाँ पर इस आइलैंड के ऊपर बहुत सारे स्केल्टर्स हैं, कहीं ये कोई स्कल आइलैंड तो नहीं है। मोटू कहता है कि मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर मरे हैं, हम लोग किसी कब्रिस्तान के ऊपर आ गए हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये सीढ़ियां उतरते उतरते हम लोग ग्राउंड के नीचे हेल में पहुंच आए हैं। यहाँ पर तो वाकई में बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी हुई हैं और ये सारे के सारे कंकाल जिंदा लोगों के होंगे जो अब मर चुके हैं। तो उसी वक्त वो कंकाल उठकर खड़े हो जाते हैं, अपने वेपन्स उठाते हैं और अटैक करने के लिए रेडी होते हैं। तो लोग बहुत सा घबरा जाते हैं और कहते हैं ये सारे के सारे कंकाल तो जिंदा हो गए और हमारे ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे हैं। मोटू भागता हुआ हमारे जुंची की तरफ आगे बढ़ता है और उससे कहता है कि जुंची ब्रदर, जुंची में आ रहा हूँ, जो बहुत ज्यादा डरावना है, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। हमारा जुंची फिर से किक मारता है, कहता है कि तुम यहाँ से दफा रहो, मैंने तुम्हें कहा था कि मुझे लड़कों के साथ ये सब कुछ करने का कोई शौक नहीं है। आती वो जिंगजियों को अपनी बाहों में लेता है और उससे कहता है कि जिंगजियो तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ना ही डरने की जरूरत है, मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए मौजूद हूँ। जबकि मोटू बेचारा नीचे गिरने के बाद रोना शुरू कर देता है और कहता है क्या मेरी भी किसी को यहाँ पर परवाह है या नहीं? टीजिया कहती है अच्छा ठीक है बस बहुत हो गया, यहाँ पर मजाक बंद करो, जल्दी से उठकर रेडी हो जाओ, हमें इन क्रीचर से फाइट करना होगा, ये स्केलेटन हमारे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो कहता है हाँ क्यों नहीं। तो ये लोग वहाँ पर स्केलेटन से फाइट करना स्टार्ट करते हैं, लेकिन जितना वो स्केलेटन के ऊपर अटैक करते हैं वो स्केलेटन दोबारा से अपनी बॉडीज को जोड़कर उनके सामने आकर खड़े हो जाते हैं, यानी कि उन स्केलेटन को मारा नहीं जा सकता, वो स्केलेटन दोबारा से जिंदा हो जाते हैं क्योंकि वो मरे हुए पहले से ही। तो कहते हैं कि हमारा अटैक्स तो इनके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे, अब हम लोग क्या करें, ये स्केलेटन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और हमारे अटैक्स इनके ऊपर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे। तो जुंजी भी सोच रहा था कि अब क्या किया जाए, इन स्केलेटन को हराना तो होगा। जुंजी कहता है ये सारे के सारे स्केलेटन जो है ये इस वक्त डिवाइन एंसेस्ट्री ड्राम में है, अगर ये सारे स्केलेटन यहाँ पर जिंदा होते तब ये कितने ज्यादा पावरफुल होते, यानी कि ये स्केलेटन जिन भी लोगों के वो लोग बहुत ज्यादा पावरफुल थे और मरने के बाद उनके स्केलेटन अभी भी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्गर हैं। मिस बीजिया सभी लोगों से कहते हैं कि तुम सभी लोग जल्दी से पीछे की तरफ हटो, हम इन सभी स्केलेटन को नहीं हरा सकते, हमें यहाँ से वापस की तरफ मुड़ना होगा। तुम्हारा जुंजी सोच रहा था अब हम लोग क्या करें, हम लोग इतनी दूर तक आए और हम लोग यहाँ से बिना किसी चीज के वापस तो नहीं जा सकते, हम लोग खाली हाथ वापस नहीं जाएंगे। जुंजी वहीं पर खड़ा होता है कि एक स्केलेटन जो होता है अपनी तलवार लेता है,
माँ जुंची के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। बाकी के सभी चिल्लाकर उसे कहता है कि जुंची अपनी साइड पर देखो, जुंची प्लीज बचो। जुंची जो होता है वो उसके सामने खड़ा होता है, वो तलवार जैसी उसके ऊपर लगने लगती है तो उसी वक्त माँ जुंची की बॉडी के अंदर से गोल्डन बुक चमकती है और उसकी बॉडी के अंदर से गोल्डन लाइट निकलती है। जैसे ही गोल्डन लाइट निकलती है वो स्केलेटन जो होता है उसकी एनर्जी के साथ हिट होता है, पीछे की तरफ गिर जाता है। बाकी के सभी लोग भी अपनी आंखों को कवर करते हैं और कहते हैं ये किस किस्म की गोल्डन लाइट है जो कि जुंची की बॉडी के अंदर से निकल रही है, जो तो बहुत ज्यादा ब्राइट है। तो माँ जुंची कहता है ये तो गोल्डन लाइट है जो कि हमारी गोल्डन बुक के अंदर से निकल रही है, लेकिन ये गोल्डन हीवन बुक के अंदर से लाइट क्यों निकल रही है। वहां पर उसकी बॉडी के अंदर से वो गोल्डन लाइट निकलती है तो वो सारे स्केलेटन जो होते हैं वो डर कर भागना शुरू कर देते हैं, वो बड़ी स्पीड से वहां से भाग कर जा रहे होते हैं। बाकी के सभी लोग देखकर कहते हैं ये क्या, ये सारे स्केलेटन डर कर क्यों भाग रहे हैं। तो माँ जुंची कहता है मुझे खुद समझ नहीं आ रही कि ये सारे डर कर क्यों भाग रहे हैं। सभी लोग यहाँ पर जो देखकर काफी हैरान होते हैं कि स्केलेटन जो है वो डर कर भाग चुके हैं। तो माँ जुंची सोच रहा होता है, लगता है कि गोल्डन बुक के अंदर से जो गोल्डन लाइट निकल रही है इसी की वजह से ये सारे स्केलेटन डर कर भाग गए हैं। मोटू उन लोगों से कहता है कि वो सारे स्केलेटन तो भाग कर जा चुके हैं, तब हमें क्या करना है, क्या हमें आगे बढ़ना है या फिर पीछे बढ़ना है। जुंची जिंगशे का हाथ पकड़ता है और कहता है कि हम लोग जहाँ तक आए तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, चलो जल्दी से आगे बढ़ते हैं और जाकर नाइन राम से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढते हैं। तो वो सभी लोग कहते हैं तो फिर ठीक है। मोटू सभी से कहता है कि तुम सभी लोग अलर्टेड रहना, यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, हमारे पर कोई और मॉन्स्टर्स भी अटैक कर सकते हैं, जगह बिल्कुल अननोन है, हमें इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो वो सभी लोग कहते हैं ठीक है। वो सभी लोग फिर वहां से आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब कोई भी स्केलेटन इनके ऊपर अटैक नहीं कर रहा होता, लेकिन वहां पर उस पूरे आइलैंड के ऊपर स्केलेटन ही स्केलेटन होते हैं, यानी कि यहाँ पर बहुत सारे लोग आकर मरे हैं। ये लोग काफी देर तक आइलैंड के ऊपर चलते हुए आगे की तरफ बढ़ते हैं तो वहां पर उन्हें सिर्फ स्केलेटन दिखाई देते हैं। तो एक बच्चा कहता है कि हम लोग कब से इस आइलैंड के ऊपर चल रहे हैं, लेकिन इस आइलैंड के ऊपर सिर्फ स्केलेटन है, कोई एक भी जिंदा चीज नहीं है, कहीं हम लोग वाकई में हेल में तो नहीं आ गए। एक कहता है कि मैं बहुत ज्यादा डरा हुआ हूँ, मुझे वापस अपने घर जाना है। तो जिंगजियान सभी लोगों से कहती है कि वहां पर देखो, मुझे लगता है कि वहां पर लाइट दिखाई दे रही है, वहां पर बाहर निकलने का रास्ता है। तो वो सभी लोग कहते हैं क्या वाकई में वहां पर लाइट है। जुंची कहता है चलो भी यहाँ से बाहर निकलते हैं। लोग इस हेल से बाहर निकलते हैं तो वो लोग लाइट की तरफ आगे बढ़ती है। जैसे वो लोग लाइट के करीब पहुंचते तो वहां पर से बहुत सारी जबरदस्त लाइट निकलती है। तो वो लोग कहते हैं ये लाइट तो बहुत ज्यादा डैसलिंग है, हम लोग कुछ भी नहीं देख पा रहे, हमारी आंखों के अंदर लाइट बढ़ गई जिसकी वजह से हमें सामने का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो जैसे ये लोग वहां पर लाइट को पार करते हुए बाहर निकलते हैं तो वहां पर उनके सामने एक नई दुनिया होती है, जिसे देखकर ये सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। जैसे ये लोग बाहर निकलते हैं तो वहीं पर उन्हें पानी के ऊपर एक लड़की भी दिखाई देती है जो कि पानी के ऊपर बैठी होती है। वो उसे देखते ही बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और कहते हैं ये तो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है, ये लड़की है या फिर कोई फेरी है। तो मिस बीजी अपनी तलवार निकालती है और उन लोगों से कहती है कि ये लड़की मुझे किसी भी एंगल से सिंपल दिखाई नहीं देती, चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, हो सकता है कि मैं इससे फाइट करनी पड़ जाए। क्योंकि हमारा जुंची सभी लोगों से कहता है कि ये लड़की मुझे बहुत ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रही है, मुझे महसूस हो रहा है कि ये लड़की अगर चाहे तो सिर्फ और सिर्फ एक उंगली के साथ हम सभी को मार सकती है। ये कहती है मुझे लगता है कि मैं यहाँ से वापस चले जाना चाहिए या फिर घूमकर किसी और साइड के ऊपर जाना चाहिए। तो जुंची कहता है क्यों नहीं। तो ये लोग वहां से वापस की तरफ मुड़ पड़ते हैं। जैसे ये लोग साइड के ऊपर जा रहे होते हैं तो वो लड़की वहां पर पानी को यूज करते हुए और पानी के साथ कुछ बनाने लगती है। तो मोटू कहता है वहां पर देखो वो लड़की क्या कर रही है, वो वाटर ड्रॉप्स के साथ कुछ करने की कोशिश कर रही है। तो वो लड़की वहां पर वाटर ड्रॉप्स के साथ वो लेजेंडरी क्रीचर्स बनाती है, एक फिनिक्स, एक ड्रैगन और साथ में किलिन। वो वहां पर 3 बहुत ही पावरफुल क्रीचर्स बना देती है सिर्फ और सिर्फ एक वाटर ड्रॉप के साथ। ये देखकर ये सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि आखिर ये लड़की कितनी ज्यादा पावरफुल होगी, इसने सिर्फ और सिर्फ एक वाटर ड्रॉप के साथ इतने पावरफुल क्रीचर्स को बना दिया। फिर ये लड़की की अपनी पावर लेवल कितनी होगी और ये हम सभी के साथ क्या कुछ नहीं कर सकती, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकलना होगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 61 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। द एस्केपर के एपिसोड 62 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुंची अपनी टीम के साथ जैसे ही वहां पर डेजर्ट को पार करते हुए बाहर निकलता है तो उसी वक्त वहां पर सामने उन्हें लड़की दिखाई देती है। लड़की जो कि पानी के ड्रॉप्स के साथ वहां पर लेजेंडरी क्रीचर्स को बना रही होती है और बहुत ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर महसूस हो रही होती है। लोग एक दूसरी दुनिया में आ चुके हैं, एक दूसरी दुनिया जहाँ पर पावरफुल कल्टीवेटर्स हो सकती है। तो ये सभी लोग उसे देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। मिस बीजी अपनी तलवार निकाल लेती है और कहती है क्या है कितनी ज्यादा पावरफुल होगी, मुझे यहाँ पर इसका प्रेशर महसूस हो रहा है। क्योंकि जुंची वहाँ पर सोच रहा होता है कि एक वाटर ड्रॉप के साथ एक डिवाइन बीस्ट को बना पाना ये एक बहुत ही पावरफुल और टेरिफाइंग पावर है। आखिर ये लड़की कितनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। सभी लोग पीछे की तरफ मुड़ते हैं और कहते हैं कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए कि इससे पहले कि वो लड़की हमें नोटिस करे। उस लड़की के नोटिस में आए बिना यहाँ पर से निकल चलते हैं। सभी लोग जैसे वहाँ पर से पीछे की तरफ निकल रहे होते हैं। जुंची सोच रहा होता है कि हम लोग यहाँ पर इस जगह के ऊपर ज्यादा देर तक नहीं रुक सकते, हमें जल्दी से जल्दी यहाँ से निकल कर जाना होगा, किसी और जगह
जगह के ऊपर चलते हैं, इससे पहले कि लड़की हमें देख ले। तो इसी के साथ ही वो लड़की पीछे की तरफ घूमती है। हमारे शुनची कहते हैं ये तो बहुत ही बुरा हुआ, इस लड़की ने हमें देख लिया। लड़की भी गुस्से के साथ प्रेशर को रिलीज करती है और किन की तरफ घूर कर देखती है, जबकि हमारे शुनची भी इसकी तरफ घूर कर देखता है। फिर साथ ही अपने लोगों से कहता है कि चलो जल्दी से हम सभी लोगों को भाग कर जाना होगा, चलो जल्दी से यहाँ से भागते हैं। सभी लोग वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं और कहते हैं चलो जल्दी से यहाँ से निकलो। सभी लोग वहाँ से भाग कर जा रहे होते हैं। हमारे शुनची और जिंगजे सबसे आगे आगे होते हैं। वो कहते हैं कि हम सभी लोग आगे आगे भागते हैं, तुम सभी लोग भी पीछे पीछे आ जाओ। तो वो पावरफुल कल्टीवेटर लड़की भी उन लोगों की तरफ देखती है और कहती है लगता है कोई यहाँ पर है। फिर साथ ही वो अपनी पावर्स को रिलीज करती है और वहाँ पर जो कंकाल होते हैं उन सभी को एक्टिवेट कर देती है और उनसे कहती है कि तुम में से कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता, सभी लोग यहीं पर रुक जाओ। और कंकाल फिर से उठकर खड़े हो जाते हैं। उन सभी की पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सभी लड़के बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ये तो बहुत ही बुरा है, ये सभी स्केलेटन तो दोबारा से जिंदा हो गए और हमारे पर अटैक करने के लिए आगे बढ़े। अब हम लोग क्या करेंगे? और लगता है कि ये सारे के सारे कंकाल पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो चुके हैं। पहले तो ये सभी कंकाल जो थे किसी वजह से डर कर चले गए थे, लेकिन इस बार लगता नहीं है कि ये लोग डर कर कहीं पर जाने वाले हैं। तुम्हारा शुनची सभी कंकाल की तरफ देख रहा होता है अपने साथियों के साथ। कंकाल उनके सामने एक दीवार बनाकर खड़े होते हैं और उनको आगे गुजरने नहीं देंगे। तुम्हारा शुनची कहते हैं ये तो बहुत ही बुरा हुआ, वक्त मेरी हीवन बुक भी इनके ऊपर काम नहीं कर रही, इसका मतलब यह है कि हम लोग इनको आसानी से पार करके दूसरी तरफ नहीं जा पाएंगे। चिंगशिया से कहते हैं कि शुनची आप बताओ कि आगे क्या करना है, कि हम लोग यहाँ से आगे नहीं बढ़ पा रहे। जबकि मोटू कहता है कि मैं स्केलेटन्स के हाथों से मरना नहीं चाहता, मुझे अगर मरना है तो उस गार्ड्स के हाथों से मरूंगा। बीजिया कहते हैं कि तुम सभी लोग अपनी बकवास बंद करो, हम लोग इस वक्त यहाँ पर मजाक के मूड में बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं उन लोगों से कहता है कि हम लोग यहाँ से वापस जाना चाहते हैं, लेकिन वापस का रास्ता ब्लॉक है, चलो जल्दी से यहाँ से वापस की तरफ चल पड़ते हैं। यहाँ से वापस की तरफ यानी कि गार्ड्स की तरफ आगे बढ़ता है। वो वापस उस लड़की के पास जाते हैं और जाकर उसके सामने प्लीड करने वाले हैं। तुम्हारा शुनची से कहता है तो प्लीज हम सभी लोगों को यहाँ से जाने दिया, हम लोग यहाँ पर कोई एक्सीडेंट पहुंच गए, हमारे यहाँ पर आकर तुम्हें डिस्टर्ब करने का कोई भी इरादा नहीं था, प्लीज हमें यहाँ से जाने दो। साथ सोच रहा होता है मैं यहाँ पर इस मास्टर जो भी पावरफुल मास्टर है इसको यहाँ पर मना पाया तो फिर हम लोग यहाँ से आसानी से निकल पाएंगे, वरना हम सभी लोग यहाँ पर मरने वाले हैं। तो वो गार्डिस जो होती है वो आगे से शुनची से कहती है कि तुम लोग कौन हो, यहाँ पर क्यों आए हो। तुम्हारा शुनची ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि अगर ये लड़की यहाँ पर मेरे सवाल सुनने के बाद आगे से जवाब देगी तो इसका मतलब यह है कि ये लड़की आगे से रिस्पॉन्ड कर रही है, तो इस लड़की को आसानी से बातों में फंसाया जा सकता है। तुम्हारा शुनची यहाँ पर अपनी कहानी स्टार्ट करता है। तुम्हारा शुनची कहता है तुम्हें सारी की सारी कहानी सुनाता हूँ। के साथ तुम्हारा शुनची से शुरू से लेकर एंड तक सारी की सारी कहानी सुनाने लगता है। वो से कहता है कि 9 राम में 3 बहुत ही पावरफुल सेक्टर्स थे, 3 पावरफुल सेक्टर जो कि हमेशा एक दूसरे से फाइट करते रहते थे। सेक्टर्स में आपस में फाइट और तीनों सेक्टर्स में से एक सेक्टर को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, बीटा पवेलियन को। उस सेक्टर को बर्बाद करने के बाद अचानक आसमान के ऊपर से एक बहुत ही हैंडसम और खूबसूरत सा लड़का गिरा। वो हैंडसम और पावरफुल लड़का जो था वो इनके लिए गार्ड की तरह था और उसने आकर बाकी के सभी सेक्टर जो पावरफुल जालिम सेक्टर था हीवनली फायर सेक्टर्स को डिस्ट्रॉय किया, उनके मास्टर को मार डाला। के बाद उसने यहाँ पर 9 राउंड में चैन शांति ला दी। लेकिन वो लड़का और उसके साथ उसके इतने साथी थे वो सभी लोग यहाँ पर रुकना नहीं चाहते थे, वो सभी लोग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर बनना चाहते थे। इस वजह से वो सभी लोगों ने फैसला किया कि वो लोग 9 राउंड्स को छोड़कर दूसरी दुनिया में जाएंगे और 9 राउंड्स के बाहर की दुनिया को देखेंगे कि वो लोग कितने ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, वहाँ पर जाकर कल्टीवेट करेंगे। सभी लोग वहाँ पर बड़े आराम से बैठकर उसकी कहानी को सुन रहे होते हैं। वो गार्ड्स भी वहाँ पर पॉपकॉर्न लेकर बैठी होती है और उसकी कहानी को सुन रही होती है, जबकि स्केलेटन्स वहाँ पर उन सभी लोगों को पॉपकॉर्न दे रहे होते हैं। तो शुनची अपनी सारी स्टोरी सुनाने के बाद उनसे कहता है कि ये लो जहाँ पर हमारी स्टोरी खत्म होती है। सभी बच्चे उसे कहते हैं शुनची तुम वाकई में बहुत ज्यादा अच्छा बोलते हो, तुमने कहानी बहुत ही अच्छे से सुनाई, क्या तुम दोबारा हमें कहानी सुना सकते हो। गार्डियन से कहती है कि लड़के वाकई में तुमने बहुत ही अच्छी स्टोरी सुनाई। तो ये तुम्हारी सारी की सारी स्टोरी थी और साथ अंदर से सोच रही होती है कि ये लड़का बहुत बड़ा जीनियस लगता है जिसने इतनी कमाल की स्टोरी सुनाई है। शुनची से कहता है कि हाँ गार्डियन ये सारी की सारी कहानी अब तुम्हें सब कुछ पता चल चुका है कि हम लोग यहाँ पर इस राम में क्या कर रहे हैं, तो अब हमें यहाँ से वापस जाने दो, अपने स्केलेटन्स को डिसआर्म करो ताकि हम लोग यहाँ से जा सकें। गार्डियन उसे कहती है अच्छा ठीक है और इसी के साथ ही अपनी पावर्स को यूज करते हुए सभी स्केलेटन्स को डिस्ट्रॉय कर देती है और कहती है ठीक है अब तुम सभी लोग जा सकते हो। शुनची अपने दोस्तों से कह रहा था कि तुम सभी लोग यहाँ से चुपचाप निकल जाओ और साथ ही वो जाने से पहले उसे कहता है कि मैडम क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पर अपना नया बेस बनाएंगे तो हम लोग वहाँ पर आपकी मूर्ति बनाएंगे, एक आपका स्टैचू बनाएंगे, इसके बारे में हम लोग अपनी आने वाली जनरेशन को भी बताया करेंगे। एक बहुत ही पावरफुल गार्डियन से हम लोग मिले थे। गार्डियन वहाँ पर अपना नाम सोच रही होती है, जबकि शुनची अपने दोस्तों के साथ वहाँ से भागकर जा रहा था। तो गार्डियन अपनी पावर्स को रिलीज करती है और कहती है कि लड़के तुम्हें किसने कह दिया कि तुम यहाँ से जा सकते हो। तुम्हारा शुनची कहता है ये तो फिर से हमारे पर अटैक करने लगी है। साथ ही शुनची जल्दी से जाम करते हुए अपने दोस्तों को पकड़ता है और कहता है कि मैं यहाँ से निकलना होगा, चलो जल्दी से यहाँ से भागो। तो वो अपने दोस्तों को पकड़कर वहाँ से भागने की आगे की तरफ कोशिश कर रहा होता है। तो शुनची ने उन सभी लोगों को पकड़ा होता है और उन सभी को लेकर आगे की तरफ भाग रहा होता है, लेकिन असल में वो यहाँ से भागकर नहीं जा रहा था। असल
में वो लोग एक लूप में भाग रहे होते हैं। उस लड़की ने अपनी पावर्स को यूज करते हुए उन लोगों को वहां पर एक लूप के अंदर फंसा दिया होता है। तो जुंची कहता है कि हम लोग तो यहाँ पर एक लूप के अंदर हैं। इसी के साथ ही वो गॉडेस जो होती है अपनी पावर्स को यूज करते हुए हमारे जुंची को वहां पर अपनी रस्सी के साथ बांध लेती है, अपनी एनर्जी के साथ। हमारा जुंची कहता है कहीं ये लड़की कोई स्पाइडर वुमन तो नहीं है। अपनी एनर्जी के साथ बनी हुई रस्सी के साथ हमारे जुंची को बांध कर उसे पीछे की तरफ खींचती है और कहती है कि तुम कहाँ पर जा रहे हो, तुम यहाँ से बिल्कुल भी भागकर नहीं जा सकते। तुम्हारा जुंची हमारे जुंची को खींचकर अपनी तरफ ले जाती है और अपने पाँव को उसके सर के ऊपर रख लेती है। जिंजी अपनी तलवार निकालती है और उसे कहती है कि इसे जाने दो वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। तुम्हारा जुंची उसे कहता है कि आगे मत बढ़ना, सभी लोग यहाँ से पीछे की तरफ चले जाओ क्योंकि तुम लोग इस लड़की का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन जिंजी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होती। जिंजी अपनी तलवार उठाती है और अपनी तलवार को लेकर उस लड़की के ऊपर अटैक करने के लिए चली जाती है। वो जैसे उस गॉडेस के ऊपर अटैक करती है तो वो गॉडेस अपनी दो उंगलियों को सामने की तरफ करते हुए उसके तलवार के अटैक को ब्लॉक कर लेती है और उसे कहती है बेवकूफ लड़की। मिस बीजिया कहती है क्या है ये लड़की कितनी ज्यादा पावरफुल हो सकती है। इस लड़की ने सिर्फ और सिर्फ एक उंगली के साथ ही जिंजी के अटैक को ब्लॉक कर लिया जो कि इस वक्त रिफाइन लेवल पे पहुंच चुकी है। मोटू कहता है कि जुंची ने बिल्कुल ठीक कहा था कि ये लड़की बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, हमें यहाँ से जाना होगा। हम लोगों में और इन लोगों में बहुत ज्यादा फर्क है, ये दुनिया बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर लोगों की है जबकि हम लोग बहुत ज्यादा कमजोर हैं। लड़की वहीं पर खड़े खड़े अपनी उंगली को घुमाती है जिसकी मदद से वो उस पूरी की पूरी तलवार को टुकड़े टुकड़े कर देती है। उस तलवार के टूटने के साथ ही जो होती है वो उड़ती हुई पीछे की तरफ गिरती है। मिस बीजिया उसे कैच करती है और उसे गिरने से बचाती है। तो गॉडेस कहती है कि तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं इस लड़की के साथ ज्यादा कुछ भी बुरा नहीं करने वाली। तो बस इस लड़के से कुछ सवाल पूछने, मैं इसे सवाल पूछूंगी। ये कहती है इस बात का क्या मतलब है, जबकि मिस बीजिया उसे कहती है हम लोग जुंची को यहाँ पर पीछे छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाने वाले, हम लोग जुंची को अपने साथ लेकर जाएंगे। बीजिया कहती है कि तुम इसे जुंची को बिल्कुल भी नहीं मार सकती। मोटू उस गॉडेस से कहता है कि हाँ इन लोगों ने बिल्कुल ठीक है, हम लोग जुंची को यहाँ पर छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जा सकते। अगर जुंची यहाँ पर मर जाता है तो फिर बीटा पवेलियन खत्म हो जाएगा, हमें अपने बीटा पवेलियन के भविष्य के लिए इस लड़के को जिंदा रखना ही है। तो गॉडेस उन लोगों से कहती है कि तुम लोग बिल्कुल परेशान ना हो, मैंने तुम्हें कहा ना कि मैं इस लड़के को मारने वाली नहीं हूँ, मैं इस लड़के को नहीं मारूंगी क्योंकि ये बहुत ज्यादा कमजोर है, फिलहाल इसके मरने का वक्त नहीं हुआ। जबकि मैं जिन लोगों से चिल्लाकर कह रहा होता है कि तुम सभी लोग यहाँ पर किस बारे में बातें कर रहे हो, मैं इस सीरीज का हीरो हूँ, मैं यहाँ पर कैसे मार सकता हूँ। फिर मैं ऊंची उठकर बैठ जाता है, सभी लोगों से कहता है कि चलो ठीक है तुम सभी लोग जाओ जाकर आइलैंड के इर्द गिर्द घूम फिर कर आओ, जबकि मैं इस लड़की से यहाँ पर बात करता हूँ, मैं इस फेरी गॉडेस से बात करूंगा, मैं तुम सभी लोगों से दूसरी तरफ मिलूंगा, तुम सभी लोग जाओ यहाँ से। जिंजी उसे कहती है अच्छा ठीक है जुंची फिर अपना ध्यान रखना। बीजिया उसे कहती है अच्छा ठीक है तुम भी अपना ध्यान रखना। वो सभी लोग वहाँ से निकल जाते हैं जबकि मैं जुंची उन लोगों से कह रहा होता है कि चलो ठीक है आइलैंड को घूमो, लेकिन अगर तुम्हें यहाँ पर कोई खजाना मिला तो मेरे लिए खजाने को जरूर रखना। उन सभी के वहाँ चले जाने के बाद फेरी गॉडेस जो होती है वो वहीं पर पत्थर के ऊपर बैठ जाती है और मैं जुंची से कहती है लड़के तुम वाकई में बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। तो मैं जुंची से कहता है हाँ वो तो मैं हूँ ही, तो जल्दी से अब काम की बात करो कि तुमने यहाँ पर मुझे क्यों रोका है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 62 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग, जिसके पर एपिसोड 63 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जुंची जो होता है वो फेरी के पास रुक जाता है क्योंकि फेरी ने उसे वहां पर अपने पास रोका है। तो हमारा जुंची से कहता है फेरी बताओ क्या तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। उस गॉडेस को मिस फेरी कह रहा था और उसे कहता है कि मुझे बताओ कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, सभी लोग अब जा चुके हैं, मुझे लगता है कि तुम मुझे मेरे हाथ से किसी को मरवाना चाहती हो, तो बताओ तुम मेरे हाथ से किसे मरवाना चाहती हो कि मैं तो बहुत ज्यादा कमजोर हूँ, फिर मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद कैसा करूंगा। हो सकता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए किसी और बंदे को ढूंढ दूं, मुझे यहाँ से जाने दो, मैं तुम्हारे लिए किसी और बंदे को ढूंढ कर लाता हूँ जो कि तुम्हारे लिए किसी को मार सके। जुंची जैसी वहां पर उसके आसपास घूम रहा था और उससे बातें कर रहा होता है, उसी वक्त वो गॉडेस जो होती है अपनी पावर्स को रिलीज करती है, तो जुंची की बॉडी के अंदर से उसकी ह्यूमन बुक और क्रीचर बुक दोनों ही वहां पर से बाहर निकल आती है। उसकी गोल्डन बुक जो होती है वो बाहर आ जाती है। इस बात से हमारा जुंची काफी ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो मेरी गोल्डन बुक है, ये बाहर कैसे आ गई। जबकि गॉडेस उसकी बॉडी के अंदर से गोल्डन बुक को निकालने के बाद कहती है लड़के वाकई में तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, चलो ठीक है पहले इसको वॉश करते हैं। तुम्हारा जुंची कहता है ऐसा नहीं हो सकता। हमारा जुंची वहां पर रोना शुरू कर देता है और कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, तुम मेरे पास से मेरी गोल्डन बुक को कैसे चोरी कर सकती हो। तो यहाँ पर मेरे इस चोरी किए हुए ट्रेजर के बदले में मुझे कंपनसेट करना होगा। मेरी प्लगइन थी, अगर ये चला गया तो फिर इस दुनिया में मैं कैसे जिंदा रहूंगा, क्योंकि इस गोल्डन बुक की मदद से मैं अपने आप को इस दुनिया में जिंदा रखे हुए, क्योंकि मेरे पास तो कल्टीवेशन है ही नहीं। किसी के कपड़े पकड़कर वो वहां पर रोना शुरू कर देता है। तो वो लड़की उसे कह दिया कि तुम्हें किसने कह दिया कि मैंने यहाँ पर तुम्हारे पास तुम्हारी गोल्डन बुक को
को ले लिया, मैंने इसे लिया नहीं है। उसकी गोल्डन बुक को लेने के बाद वहाँ पर जो पानी होता है उस पानी के अंदर उसको डबो देती है और उसी वक्त उसके अंदर से बहुत सारी स्पेशल किस्म के क्रीचर्स निकलते हैं। सारे के सारे क्रीचर्स उस गोल्डन बुक के अंदर से निकल जाते हैं। हमारा झुंची देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है और कहता है कि ये सभी कुछ क्या है, ये तो बहुत ज्यादा हैरान करने वाला है। झुंची वहीं पर पत्थर के पीछे छुप जाता है और कहता है कि ये बहुत ज्यादा खतरनाक है कि वो लड़की वहाँ पर उस गोल्डन बुक को पानी के अंदर डालती है, वहाँ पर उसको पानी के अंदर डुबोकर पता नहीं क्या करने वाली है। वो उसे कहते हैं लड़के तुम कुछ ज्यादा ही शोर मचाते हो। पानी के अंदर से वहाँ पर जब पानी के अंदर वो गोल्डन बुक डूब जाती है तो उसके अंदर बहुत सारी लहरें उठ रही होती है। तुम्हारा झुंची वहाँ पर आराम से छुप कर बैठा होता है, सब कुछ देख रहा होता है, जबकि मिस उसे कह रही होती है कि तुम यहाँ पर अपना मुंह बंद करो, चुपचाप बैठे रहो। जबकि माँ झुंची उसे कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करना चाहती हो, क्या तुम यहाँ पर वेव्स को कंट्रोल करना चाहती हो, वो भी इस गोल्डन बुक के साथ। तुम इन गोल्डन बुक के साथ वेव्स को कंट्रोल कर लेती हो तो फिर मैं यहाँ पर किसी की पॉटी खाऊंगा। लेकिन नेक्स्ट सीन देखने के बाद झुंची काफी ज्यादा हैरान होता है क्योंकि उस लड़की ने वाकई में यहाँ पर गोल्डन बुक की मदद से पानी की वेव्स को शांत कर दिया होता है। ये देखकर माँ झुंची कहता है ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो वाकई में इसने गोल्डन बुक की मदद से कर लिया। जबकि वो गॉडेस फेरी जो होती है उसी वक्त से पॉटी की तरफ इशारा करते हुए कहती है ये इस पानी के अंदर रहने वाले एक हॉर्न वाले टर्टल की पॉटी है, चलो जल्दी से आ जाओ, जाकर इस पॉटी को जल्दी से खाओ क्योंकि तुमने कहा था कि तुम पॉटी को खाओगे। झुंची जल्दी से भागता हुआ जाता जाकर उसकी टांग पकड़कर रोना शुरू कर देता और कहता है मिस फेरी प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तो बस मजाक कर रहा था, मुझे माफ कर दो, ऐसा कोई भी वादा मैंने नहीं किया था। गॉडेस उसकी हरकतों की वजह से काफी ज्यादा तंग होती है, वो उसे उठाती है और उठाकर साइड के ऊपर पटक देती है और कहती है चलो यहाँ से दफा हो जाओ, मेरी टांगे छोड़ दो। साथ ही वो पानी के अंदर से गोल्डन बुक को वापस निकाल दिया। गोल्डन बुक वापस निकल दिया तो वापस झुंची की तरफ आगे बढ़ती है और वापस से आकर झुंची के माथे के अंदर चली जाती है। ऐसी वो गोल्डन बुक झुंची के माथे के अंदर जाती है तो मैं झुंची को महसूस होता है गोल्डन बुक की पावर्स पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और उसके अंदर जितनी मलेशियस थी वो सारी की सारी क्लीन हो चुकी है। झुंची कहता है कि ये क्या मेरी गोल्डन बुक के साथ कुछ ना कुछ तो चेंज हुआ है। झुंची कहता है जबकि इस गोल्डन बुक के साथ कुछ चेंजेस हुए हैं तो इसका मतलब यह है कि मेरी कल्टीवेशन भी बढ़ेगी। तुम्हारा झुंची वहीं पर बैठकर उस गोल्डन बुक को एनालाइज करना स्टार्ट करता है, उसके अंदर से एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करता है। जबकि वो लड़की झुंची की तरफ देखकर सोच रही होती है ये लड़का वाकई में बहुत ज्यादा टैलेंटेड है, ये ना सिर्फ टैलेंटेड है बल्कि ये बहुत ज्यादा लकी भी है। सेम टाइम के ऊपर ये बहुत ज्यादा लकी है, कहीं ये वही तो नहीं है जिसे मैं ढूंढ रही हूँ। झुंची वहाँ पर अपनी आंखें खोलता है, इसी के साथ ही वो ब्रेक थ्रू कंप्लीट कर लेता है। तुम्हारा झुंची ने वहीं पर बैठे बैठे अपने ब्रेक थ्रू को कंप्लीट कर लिया। तुम्हारा झुंची कहता है कि मैंने अपनी रिफाइंड लेवल के सारे स्टेजेस को कंप्लीट कर लिया है कि बहुत ही जल्दी मैं डिवाइन सेस्ट्री राम में पहुंच सकता हूँ, मुझे सिर्फ और सिर्फ एक पुशअप की जरूरत है। तुम्हारा झुंची ब्रेक थ्रू करने के बाद गॉडेस की तरफ देखता है तो गॉडेस उसी की तरफ देख रही होती है। गॉडेस उसे कहती है अब जबकि मैंने यहाँ पर तुम्हारी मदद की है तो फिर अब तुम्हें भी यहाँ पर मेरी मदद करना होगी, तुम यहाँ पर मेरी मदद करोगे। तुम्हारा झुंची उसकी तरफ देखते लात टपकाना शुरू कर देता, फिर साथ ही आगे बढ़ता है और उसे कहता है मैं यहाँ पर तुम्हारे इस एहसान को हमेशा याद रखूंगा, तुमने वाकई में मेरी बहुत ज्यादा मदद की है, प्लीज आप मुझे बताओ कि तुम यहाँ पर किसको ढूंढ रही हो। तो मिस फेरी उसे आगे से कहती है कि तू बहुत ज्यादा शोर मचा रही हो, मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ पर किसको ढूंढ रही हूँ। वहाँ झुंची कहता है इस बात का क्या मतलब है। इसी के साथ ही वहाँ झुंची यहाँ पर उसे पूछना स्टार्ट करता है, वो उसे कहता है कि बताओ कि तुम यहाँ पर किसको ढूंढ रही हो, वो कैसा दिखता है। वो उसे कहती है मुझे नहीं पता कि वो कैसा दिखता है। तो झुंची उसे कहता तो फिर उसकी हाइट के बारे में बताओ कि वो मोटा है, पतला है या फिर लंबा है। तो वो उसे कहती है मुझे ये भी नहीं पता। झुंची कहता तो फिर बताओ कि वो लड़का है या लड़की है। वो कहते हैं मुझे ये भी नहीं पता। झुंची कहता है क्या उसकी बड़ी बड़ी मूछें हैं, क्या उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी है, या फिर वो गंजा है या फिर वो बुद्धा की तरह है, वो किस तरह का है, मुझे बताओ कि वो कैसा है। इसके साथ ही मिस फेरी वहाँ पर चिल्लाना शुरू कर देती है, अपने सर के ऊपर हाथ रखती है और कहती है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है। वो बेचारी जोर जोर चिल्ला रही होती है। जैसे वो वहाँ पर चिल्लाना शुरू करती है माँ झुंची भी इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि यहाँ पर इसके साथ क्या हो रहा है। फिर इसी के साथ ही उसे अपने पास एक पंछी निकाल कर देती है और उसे कहती है कि चलो जल्दी से इस पंछी के ऊपर बैठो, यहाँ से जाओ। तो आगे के मेरे ख्याल में 2-4 पिक्चर यहाँ पर से मिसिंग है, मुझे नहीं पता कि झुंची के साथ उसने क्या बात की और उसे क्या ढूंढने के लिए वहाँ से भेजा है। वहाँ झुंची उस पंछी के ऊपर बैठता है, वहाँ पर से आगे की तरफ बढ़ जाता है क्योंकि वो पंछी से लेकर वहाँ से कहीं के ऊपर जा रहा है। कहीं पर रास्ते में उसे अपने दोस्त भी दिखाई देते हैं, जिंगजी और बाकी के दोस्त वहाँ पर रास्ते में होते हैं। वहाँ झुंची चिल्लाकर उसे कहता है शी जिंगजी क्या तुम ठीक हो। जिंगजी उसे कहती है हाँ झुंची मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हारा झुंची उसे कहता है कि तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ। सभी लोग यहाँ पर इस जगह को छोड़ो और आगे बढ़ जाओ, मैं बहुत ही जल्दी तुम लोगों से दोबारा मिलूंगा। तो मिस बीजिया उस पंछी को देखने के बाद कहती है कि ये तो गोल्डन विंग ईगल है, जबकि हमारा मोटू सोच रहा होता है। मोटू इस बात से काफी ज्यादा हैरान हो रहा था। तो मोटू कहता है कि जरा देखो तो सही कि पता झुंची एक बड़े से गोल्डन विंग ईगल के ऊपर बैठा हुआ है। ये कहती है मुझे लगता है कि इस लड़की को यहाँ पर फोर्सफुली इसके ऊपर बिठाया गया। जिंगजी जल्दी से भागती हुई आगे बढ़ती है और उसे कहती है सभी लोग 9 राम्स को छोड़कर आगे की तरफ बढ़े, यानी कि हम लोग अब इसी दुनिया में आगे बढ़ेंगे और जाकर जिनजैंग एकेडमी में मिलेंगे। हम लोग जिनजैंग एकेडमी को ज्वाइन करने वाले हैं। तुम्हारा झुंची कहता है ठीक है मुझे समझ आ गई, मैं तुम्हें ढूंढ दूंगा और जिनजैंग एकेडमी में आ जाऊंगा। झुंची
उसका पंछी उसे लेकर वहाँ से निकल जाता है, जबकि जिंजी ये सोच रही होती है जुंची प्लीज अपने आप का ध्यान रखना। तो जुंची का पंछी जो होता है वो उड़ता हुआ काफी दूर निकल जाता है। तुम्हारा जुंची कहता है पता नहीं कितने दिनों से इस पंछी के ऊपर उड़ रहा हूँ, लेकिन पंछी पता नहीं मुझे कहाँ पर लेकर जा रहा है, अब तो मुझे बहुत ज्यादा सूसू भी लगी हुई है। पंछी बेचारा वो भी बहुत ज्यादा थक जाता है, वहाँ पर थकने की वजह से वो पंछी ऊपर से नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाता है। तुम्हारा जुंची कहता है कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम लोग यहाँ पर क्रैश लैंडिंग करने वाले हैं। पंछी ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा होता है, तो वहीं पर नीचे का सीन दिखाते हैं जहाँ पर खाना पड़ा होता है। इसी के साथ कुछ लड़कियां वहाँ पर डांस गा रही होती है और वहाँ पर कुछ बारबेरियंस होते हैं। उनका एक मेन पादरी होता है वो वहाँ पर सारा खाना रख कर गार्ड को ऑफरिंग दे रहा होता है, कह रहा होता है गॉड ऑफ सैवेज प्लीज हमारी बात सुनिए और हमारी मदद करने के लिए यहाँ पर आए। सभी बारबेरियंस को आपकी जरूरत है, प्लीज यहाँ पर आए और आकर हमारी मदद करें। यहीं पर कुछ और लड़कों को भी दिखाते हैं कि वो लोग वहाँ पर खड़े होते हैं। ये दो फैमिलीज के यंग मास्टर होते हैं, तो वो लोग वहाँ पर हंस रहे होते हैं। वो लोग कहते हैं कि इस जंगली यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ये लोग किसी ऐसे गार्ड को बुला रहे हैं जो गार्ड एग्जिस्ट ही नहीं करता। इन्हें लगता है कि गार्ड ऑफ सैवेज वाकई में होता है, लेकिन ऐसा गार्ड नहीं होता। उनमें से एक कहता है कि मैं यहाँ पर पॉटी खाऊंगा अगर ये लोग वाकई में यहाँ पर किसी गार्ड को बुला लेते हैं और गार्ड इनकी बात सुनने के बाद यहाँ पर आता है। उनसे कहता है कि ये लोग हमारी फैमिली के लिए काम करते हैं, इसी वजह से हम लोग इन जंगलियों के इस एक्ट को देख रहे हैं। ये ड्रामा है लेकिन हम लोग फिर भी यहाँ पर जो देख रहे हैं। उसी वक्त तुम्हारा जुंची जो होता है वो अपने पंछी के साथ ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा होता है। ये सभी बारबेरियंस ऊपर की तरफ देखते हैं क्योंकि उन्हें ऊपर से चिल्लाने की आवाज आती है। वो लोग कहते हैं ऊपर देखो वहाँ पर क्या है। तो उन पंछी के साथ तुम्हारा जुंची ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा होता है। सभी जंगली ऊपर की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि वहाँ पर क्या है, क्या वो एक डिवाइन बीस्ट है, ये तो गोल्डन विंग ईगल है। क्या आपने देखा गॉड ऑफ सैवेज गोल्डन विंग ईगल के ऊपर ही सफर करता है। सुना था कि ये दोनों एक दूसरे के स्वर्म ब्रदर्स हैं। क्या वो सिर्फ गॉड ऑफ सैवेज ही गोल्डन विंग ईगल के ऊपर सफर कर सकता है और कोई भी गोल्डन विंग ईगल के ऊपर सफर नहीं कर सकता। लगता है कि हमारे गॉड ऑफ सैवेज वापस आ गए हैं। जुंची वहाँ पर आने के बाद कहता है यहाँ पर तो बहुत सारे लोग हैं, मैं यहाँ पर गिर तो नहीं सकता, मुझे यहाँ पर 10 एंट्री मारनी होगी। तो मैं जुंची नीचे आने के बाद एक जबरदस्त एंट्री मारता और उनके सामने लैंडिंग करता और कहता है इतना भी कमजोर नहीं हूँ कि मैं यहाँ पर इन सभी के सामने ग्राउंड के ऊपर गिर जाऊँ। तो वो सभी लोग भागते हुए आगे बढ़ते हैं, जुंची के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। मैं जुंची कहता है कि तुम सभी लोगों को मुझसे क्या चाहिए, अब ये मत कहना कि तुम सभी लोग भी यहाँ पर मुझे किसी लड़की के साथ शादी करने के लिए मजबूर करने वाले हो। मैं यहाँ पर ऐसा दोबारा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। लेकिन वो सारे के सारे जंगली माँ जुंची के सामने अपने घुटने टेक देते हैं और उसे कहते हैं कि गॉड ऑफ सैवेज ये हमारे लिए बहुत बड़ी ऑनर की बात है, क्या आप यहाँ पर हमारे बुलाने पर आए हैं, प्लीज हमें बचा लें। हमारा जुंची उनकी बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है क्या गॉड ऑफ सैवेज, क्या ये लोग मुझे यहाँ पर गॉड कह रहे हैं। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 63 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे आप सब लोग एस्केपर के एपिसोड 64 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा जो जुंची होता है वो आसमान के ऊपर से ग्राउंड के ऊपर गिरता है, जहां पर पहले से एक रिचुअल चल रहा होता है। वहां पर कुछ बारबेरियंस जो होते हैं वो गार्ड ऑफ सैवेज को बुला रहे होते हैं। वो सभी लोग जुंची की तरफ देखते हैं, उसे अपना गार्ड समझ रहे होते हैं। तो जुंची कहता है क्या तुम सभी लोग यहाँ पर मेरी दोबारा शादी तो नहीं करवाने वाले। वो सभी लोग उसके सामने घुटने टेक देते हैं और उसे अपना गार्ड कह रहे होते हैं। दूसरी तरफ वो तीनों लड़के जो कि बड़ी फैमिली से होते हैं वो तीनों वहां पर ये देखने के बाद काफी ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि ये कैसे हो गया, हमें तो लगा था कि गॉड ऑफ सैवेज बिल्कुल भी नहीं होता, क्या ये लड़का वाकई में गॉड ऑफ सैवेज है या फिर ये कोई फेक है। लेकिन ये लड़का एक लेजेंडरी बीस्ट के ऊपर यहाँ पर नीचे गिरा है, तो इसका मतलब यह है कि ये काफी ज्यादा स्पेशल हो सकता है। ये एक सेलेस्टियल बीस्ट के ऊपर क्या कर रहा था, एक सेलेस्टियल बीस्ट का यहाँ पर आना और उस लड़की का उसके ऊपर होना, ये तो बहुत ज्यादा बड़ी ट्रबल है। तो सभी बारबेरियंस जो होते हैं वो सभी लोग उसके सामने रोना शुरू कर देते हैं और उसे कहते हैं कि प्लीज हमारी मदद करो गॉड ऑफ सैवेज, प्लीज हमारी मदद करो गॉड ऑफ सैवेज, अब तुम वापिस आ चुके हो। तो मैं उन लोगों से कहता है प्लीज जल्दी से उठकर खड़े हो जाओ। साथ ही वो अंदर से सोच रहा था मुझे लगता है कि ये सभी लोग मुझे कोई और समझ रहे हैं। तो अब जबकि ये सभी लोग मुझे कुछ और समझ रहे हैं तो फिर मुझे इस मौके का पूरा फायदा उठाना चाहिए। चलो फिर ठीक है, इन लोगों का फायदा उठाकर देखते हैं ये सभी लोग मुझे कौन समझ रहे हैं और ये सभी लोग मुझसे क्या चाहते हैं। इसके साथ ही वहाँ पर जो उनका पादरी होता है वो आगे बढ़ता है और उसे कहता है कि हमारे गार्ड प्लीज इन फ्रेंड्स को एक्सेप्ट करो। तो वहाँ पर उन लोगों ने उसके सामने खाना रखा होता है, लेकिन खाना काफी ज्यादा बुरी हालत में होता है। तुम्हारा चुंची देकर कहता है कि मुझे अभी यहाँ पर भूख नहीं लगी क्योंकि ये खाना तो खाने लायक बिल्कुल भी नहीं है, इनकी हालत तो बहुत ज्यादा बुरी है। इसी के साथ ही वो लड़के आगे बढ़ते हैं। तो एक लड़का आगे बढ़ता है और उससे कहता है तुम सभी लोगों को वाकई में लगता है ये गार्ड ऑफ सैवेज है। मुझे तो ये बिल्कुल भी नहीं लगता ये गार्ड ऑफ सैवेज है, क्योंकि गार्ड ऑफ सैवेज बहुत ज्यादा पावरफुल और बहुत ज्यादा लंबा होना चाहिए था। ये तो सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा लड़का है। उसे यंग मास्टर कहता है कि हाँ इसने बिल्कुल ठीक कहा, तुम लोगों को बहुत ज्यादा बी केयरफुल रहने की जरूरत है। तुम सभी लोग बारबेरियंस ने यहाँ पर गार्ड को बुलाया, लेकिन ये कोई इम्पोस्टर
इंपोस्टर भी तो हो सकता है। पहले वाला लड़का उनसे कहता है कि मुझे पता है कि गार्ड ऑफ सैवेज क्या कर सकता है, गार्ड ऑफ सैवेज तुम्हारी इंसेस्ट्रल लैंड को ओपन कर सकता है, तो जरा इस लड़के से इंसेस्ट्रल लैंड को ओपन करवा कर देखो क्या अगर ये इंपोस्टर हुआ तो ये उस इंसेस्ट्रल लैंड को ओपन नहीं कर पाएगा। जुंची यहाँ पर उन लोगों की तरफ देखता और कहता है कि लगता है कि ये सभी लोग यहाँ पर ट्रबल काज करने के लिए हैं और ये मेरे लिए मुश्किल काज करेंगे। लेकिन साथ ही वो सभी बारबेरियंस वहाँ पर सोच रहे होते हैं यहाँ पर इनकी बात में पॉइंट तो है, हम लोग यहाँ पर इस बात को कैसे मान ले कि ये गार्ड ऑफ सैवेज नहीं है, क्योंकि ये सेलेस्टियल विंड बेस है, क्योंकि सेलेस्टियल ईगल के ऊपर यहाँ पर से नीचे गिरा है। फायर ईगल के ऊपर कोई भी ऐसा आम बंदा जो है वो सफर नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी हमें यहाँ पर अपने डाउट्स को क्लियर करना चाहिए। तो पादरी जो होता है वो आके पड़ता है और कहता है गार्ड ऑफ सैवेज प्लीज यहाँ पर हमारी मदद करें, अब हमारे पास कल्टीवेशन करने के लिए कोई भी जगह नहीं है। पहले हम लोग अपनी एंसेस्ट्रल लैंड में जाकर कल्टीवेट किया करते थे, लेकिन एंसेस्ट्रल लैंड का दरवाजा बंद होने के बाद से हम लोग वहां पर जा नहीं पा रहे, तो क्या आप हमारी मदद करेंगे। और साथ ही वो अंदर से सोच रहा होता है अगर ये लड़का उस डोर को ओपन नहीं कर पाया तो इसे मैं अपनी हाथों से मार डालूंगा। तुम्हारा शुंचियों सभी लोगों के सामने कूल बनते हुए सभी से कहता है कि तुम सभी लोग परेशान क्यों हो रहे हो, मैं गार्ड ऑफ सैवेज और तुम सभी लोगों को यहाँ पर बचाने के लिए आया हूँ, तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। लाजमी तौर पर तुम्हारे लिए एंसेस्ट्रल गेट को ओपन करूंगा ताकि तुम सभी लोग अपने एंसेस्ट्रल वर्ल्ड में जाकर कल्टीवेट कर सको। वो अंदर से सोच रहा होता है मुझे तो कुछ भी आइडिया नहीं है यहाँ पर कौन सा एंसेस्ट्रल वर्ल्ड की बात हो रही है और कौन सा गेट ओपन करने की बात हो रही है। पादरी अपने लोगों से कहता है गार्ड चलो जल्दी से यहाँ पर आ जाओ, हमारे गार्ड को वहां पर लेकर चलो एंसेस्ट्रल लैंड के दरवाजे के सामने ताकि जो हमारे लिए एंसेस्ट्रल लैंड को ओपन कर सके। तो वहां पर से गार्ड्स निकलते हैं, जुंची को उठाकर वहां पर लेकर जाने वाले हैं। तो मां जुंची कहता है ये सभी गार्ड्स ये सभी लोग तो डिवाइन एंसेस्ट्री लेवल पे है, यानी कि इन सभी लोगों का कल्टीवेशन लेवल मुझसे ज्यादा है। सभी गार्ड्स आगे बढ़ते हैं, जुंची को उठाते हैं, वहां पर से लेकर आगे बढ़ जाते हैं। वो सभी लोग वहां पर से एंसेस्ट्रल लैंड के दरवाजे की तरफ जा रहे हैं ताकि वहां पर जाकर जुंची से दरवाजा खुलवा सके। ये दोनों यंग मास्टर्स कहते हैं कि ये लोग तो वहां पर चले गए, चलो हम लोग भी वहां पर चलते हैं और चलकर देखते हैं। अगर ये लड़का वहां पर गेट को ओपन नहीं कर पाया, जो कि ये नहीं कर पाएगा, तो ये लड़का वहां पर इन बारबेरियंस के हाथों से मरने वाला है। ये शो देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। उसके बाद इन सभी लोगों को अपनी फैमिली के लिए रिक्रूट करने में काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी। तो नेक्स्ट सीन में एंसेस्ट्रल लैंड का दिखाया जाता है, बारबेरियन की एंसेस्ट्रल लैंड। वहां पर उनके सामने 3 बड़े बड़े पत्थर होते हैं, पत्थर के अंदर टैबलेट्स होते हैं और उनके ऊपर कुछ रूइंस लिखी होती हैं जो फॉर्मेशंस के साथ बने होते हैं। तुम्हारा जुंची वहां पर आता है और कहता है तो ये बारबेरियंस की एंसेस्ट्रल लैंड है। बारबेरियंस वहां पर सोच रहे होते हैं कि जब से यहाँ पर हमारे चीफ्टेन चले गए हैं, चीफ्टेन के मरने के बाद से इन स्टोन गेट्स को कोई भी ओपन नहीं कर पा रहा। यहाँ पर इन स्टोन गेट्स को ओपन नहीं कर पाएंगे तो हम लोग अंदर जाकर कल्टीवेट नहीं कर पाएंगे। इस वजह से तुम्हारा ट्राइब यहाँ पर डिक्लाइन में चला गया और हमारा ट्राइब जो है ये अब यहाँ पर दूसरी फैमिलीज के कर्म के ऊपर जिंदा है। हमें यहाँ पर ये बिल्कुल भी नहीं चाहिए, हम लोग यहाँ पर इस गेट को ओपन करवाना चाहते हैं। सुनची सोच रहा होता है कि इन दरवाजों के ऊपर यानी इन पत्थर के ऊपर जो स्पेल वेन्स हैं वो तो यहाँ पर फॉर्मेशंस की मदद से बनाई गई हैं, यानी कि फॉर्मेशंस के साथ इनको बंद किया गया है और अगर मुझे जियोमेंसर स्किल्स आते हैं तो मैं इसको आसानी से ओपन कर सकता हूँ। तो बुढ़ा पादरी आगे बढ़ता है, वहाँ सुनची के सामने बैठ जाता है और उसे कहता है कि गॉड ऑफ सैवेज प्लीज यहाँ पर हमारी मदद करें। हम लोग यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि इन टैबलेट स्टोन्स को उठा दें, इनको हटा दें ताकि हम लोग अपनी एंसेस्ट्रल लैंड में जाकर कल्टीवेट कर सकें। दूसरी तरफ वो यंग मास्टर जो होते हैं वो जोर जोर से हंस रहे होते हैं और कहते हैं कि हम लोग यहाँ पर इस लड़के की पावर देखना चाहते हैं। इन लोगों को क्या लगता है गार्ड ऑफ सैवेज इनके लिए दरवाजा खोल देगा, जबकि मां सुनची आगे से हंसना शुरू कर देता है और कहता है तो लगता है कि ये लोग यहाँ पर मुझे सस्पेक्ट कर रहे हैं। तो वो पादरी से कहता है क्या तुम सभी लोग यहाँ पर मुझे सस्पेक्ट कर रहे हो कि मैं एक फेक हूँ, क्या तुम्हें लगता है कि मैं वाकई में एक फेक हूँ, मैं गार्ड ऑफ सैवेज नहीं हूँ। उसे कहता है कि नहीं हम लोग ऐसा कैसे कह सकते हैं, तो आपकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, हमने तो आपको यहाँ पर बुलाया, प्लीज हमारे लिए एंसेस्ट्रल लैंड को ओपन करवा दे, एंसेस्ट्रल लैंड हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। दूसरी तरफ से वो दोनों यंग मास्टर्स में से एक उसे कहता है लोग इस लड़के से बात ही क्यों कर रहे हो, ये लड़का एक फेक गॉड है, अगर ये लड़का वाकई में एक असली गॉड है तो अभी तक इसने एंसेस्ट्रल लैंड के दरवाजे को ओपन कर दिया होगा। दूसरा लड़का उन लोगों से कहता है कि गॉड ऑफ सैवेज ये सिर्फ और सिर्फ रिफाइन लेवल के ऊपर एक लड़का है जो तुम्हें यहाँ पर बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहा है। गॉड ऑफ सैवेज की कल्टीवेशन लेवल इतनी लो कैसे हो सकती है। लोगों से कहता है चलो बस बहुत हो गया, तुम लोगों ने मेरी काफी ज्यादा इंसल्ट कर दिया, अब देखो मैं क्या कर सकता हूँ। इसी के साथ ही मां चुंची अपनी पावर्स को रिलीज करते हुए आगे की तरफ बढ़ता है, जाकर टैबलेट के ऊपर हाथ रखता है। मां चुंची जाकर उस फॉर्मेशन को डीएक्टिवेट करने वाला है, इसी वजह से वो उसके ऊपर हाथ रख रहा होता है, जबकि दूसरे यंग मास्टर्स वहां पर हंस रहे होते हैं। एक कहता है अगर ये लड़का यहाँ पर इस गेट को ओपन कर लेता है तो मैं यहाँ से नंगा भागकर वापस जाऊंगा। कहता है अगर इस लड़के ने यहाँ पर इस गेट को ओपन कर दिया तो फिर मैं पार्टी खाऊंगा। मां चुंची उन दोनों की तरफ देखता है और कहता है कि लड़को तुम दोनों यहाँ पर हारने वाले हो। मां चुंची जो होता है वो उस फॉर्मेशन को जैसे डीएक्टिवेट करता है तो उसके साथ वहां पर जबरदस्त एनर्जी निकलती है, बहुत सारी रोशनी निकलती है। तो वो सभी लोग अपनी आंखें कवर करते हैं और कहते हैं इतनी सारी रोशनी कहां से निकल कर आ रही है। बारबेरियंस कहते हैं ये जो फीलिंग है ये हमें कुछ फेमिलियर लगती है, जैसे चिफ्टन हुआ करते थे वो भी गेट को ओपन करते तो ऐसी रोशनी निकलती थी। मां चुंची
वहाँ पर गोल्डन बुक को यूज करते हुए दरवाजे को एनालाइज करता है, उस दरवाजे को ओपन कर देता है। जैसे वो दरवाजे को ओपन करता है सभी बारबेरियंस बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और कहते हैं गेट ओपन हो गया है। ये तो वाकई में गार्ड ऑफ सैवेज है, गार्ड ऑफ सैवेज ने हमारे लिए गेट को ओपन कर दिया, हम लोग एंसेस्ट्रल लैंड में जाकर कल्टीवेट कर सकते हैं। ये तो वाकई में गार्ड ऑफ सैवेज है। तो सभी लोग वहाँ पर जुंची को गार्ड ऑफ सैवेज समझ रहे होते हैं। तुम्हारा जुंची सोच रहा होता है कि इन लोगों ने जहाँ पर मुझे गार्ड ऑफ सैवेज समझा था और मैं जहाँ पर वाकई में इनके लिए गार्ड ऑफ सैवेज बन गया हूँ। जुंची ने जब गेट को ओपन किया तो गेट को ओपन करने पर उसे वहाँ पर एक हिडन मास्टर स्किल मिलता है। जुंची कहता है मुझे नहीं लगा था कि यहाँ पर मुझे कोई मास्टर स्किल मिलेगा, चलो गेट को ओपन करने बदले में मुझे यहाँ पर कोई फायदा ही हो गया। कि वो तीनों यंग मास्टर जो होते हैं वो तीनों वहाँ पर सोच रहे होते हैं कहीं हमारे साथ कोई मजाक तो नहीं हो रहा, गेट ओपन हो चुका है, इस लड़के ने वाकई में गेट को ओपन कर लिया, कहीं ये लड़का वाकई में गार्ड ऑफ सैवेज तो नहीं है। जुंची अंदर से बहुत ज्यादा खुश हो रहा था और कहता है कि यहाँ पर तो बहुत ही आसान से सिंपल सी एक फॉर्मेशन थी जिसको डीएक्टिवेट किया और दरवाजा ओपन हो गया। ये बहुत ज्यादा आसान था। जुंची कहता है कि अब जबकि मैंने यहाँ पर गेट को ओपन कर दिया है तो तुम तीनों अब यहाँ पर क्या कहना चाहोगे। तो तीनों जाकर अपनी अपनी पावर्स को रिलीज करते हैं और जुंची से कहते हैं कि हमें इस बात के ऊपर अभी बिल्कुल भी यकीन नहीं है, हम लोग तुम्हारी बात के ऊपर कैसे भरोसा कर ले कि तुम गार्ड ऑफ सैवेज हो। गार्ड ऑफ सैवेज तुमने यहाँ पर तुक्के से जैसे भी दरवाजा खोल लिया, लेकिन हम लोग इस बात को नहीं मानेंगे, तुम सिर्फ और सिर्फ रिफाइंड लेवल में, अगर हम तुमसे फाइट करते हैं तो हम तुम्हें बड़ी आसानी से हरा सकते हैं, तुम्हें सिर्फ और सिर्फ एक पंच से हरा सकते हैं। तो तीनों ही जो होते हैं वो जुंची के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे वो जुंची के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ होते हैं तुम्हारा जुंची कहता है यहाँ पर अभी भी एक नया मार्शल आर्ट्स का स्किल मिला है, चलो इसे यूज करके देखते हैं। तुम्हारा जुंची वहाँ पर स्पेशल मूव जिसका नाम सैवेज फरी होता है वो उसको यूज करने लगा है। ऐसे वहाँ पर सैवेज फरी को यूज कर रहा था तो बाकी के सभी लोग जो होते हैं स्पेशली बारबेरियंस जो होते हैं वो कहते हैं ये तो वाकई में हमारे गार्ड ऑफ सैवेज है, क्योंकि ये सैवेज फरी मूव है, ये हम पहले से जानते हैं। गार्ड ऑफ सैवेज सैवेज फरी मूव को यूज करते थे, सिर्फ और सिर्फ गार्ड्स को इस स्पेशल मूव के बारे में पता है। ये सैवेज फरी मूव सिर्फ और सिर्फ गार्ड्स ही यूज कर सकते हैं। हमारे गार्ड ऑफ सैवेज वापस आ चुके हैं। मार्शल आर्ट्स का स्किल जो कि हजारों साल पहले हो गया था अब ये भी वापस आ चुका है। जबकि हमारा जुंची वहां पर अपने सैवेज फरी मूव को यूज करते हुए दोनों लड़कों के ऊपर पंच मारता है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 64 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया। तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। एस्केपर के एपिसोड 65 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि हमारा जुंची जब गेट के ऊपर से दरवाजे को हटाता है तो वहां पर उसे एक स्पेशल स्किल मिलता है जिसका नाम सैवेज फरी होता है। जुंची सैवेज फरी को यूज करते हुए सबसे पहले उन दोनों यंग मास्टर्स के ऊपर अटैक करता है। जैसे वो उनके ऊपर अटैक करता है तो वो तीनों यंग मास्टर जो थे बुरी तरह जख्मी होकर पीछे की तरफ गिर जाते हैं। तो बाकी का तीसरा पता नहीं कहां पर चला गया, दोनों उड़ते हुए पीछे जाकर दीवार के साथ टकराते हैं, दोनों जख्मी होकर पीछे गिरते हैं और कहते हैं आज ये लड़का इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है, कहीं ये वाकई में गार्ड ऑफ सैवेज तो नहीं है। इस लड़के ने यहाँ पर एक ही पांच में हम दोनों को बुरी तरह जख्मी कर दिया, जबकि हम लोग इस वक्त अपने रिफाइंड लेवल के एंड के ऊपर पहुंचे हुए हैं, बहुत ही जल्दी डिवाइन एंसेस्ट्री लेवल में पहुंचने वाले हैं। दूसरा यंग मास्टर से कहता है कि मुझे तो लगता है कि ये लड़का वाकई में गार्ड ऑफ सैवेज है, जबकि हमारा जुंची वहाँ पर उन लोगों से कहता है लोगों ने थोड़ी देर पहले यहाँ पर क्या कहा था, तुम लोगों ने कहा था, एक ने कहा था कि वो यहाँ पर से नंगा भागता वापस जाएगा, दूसरे ने कहा था कि वो पार्टी खाएगा। चलो जल्दी से आप फैसला करो कि तुम दोनों क्या करने वाले हो, क्योंकि तुम्हारे नंगे होने का वक्त आ चुका है। वो दोनों यंग मास्टर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और उसे कहते हैं कि हम यहाँ पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हमसे दूर हो। तो जुंची उन लोगों से कहता है तुमको क्या लगता है कि तुम लोग जहाँ पर बिना कंपनसेट किए जा सकते हो। तो वो दोनों जल्दी से भागते हुए आगे बढ़ते हैं, जुंची की टांगे पकड़ते हैं और उसे कहते हैं गार्ड ऑफ सैवेज प्लीज हमें माफ कर दो, प्लीज हमें माफ कर दो, हम लोग बेवकूफ थे जो हमने तुम्हारे ऊपर शक किया। लोग यहाँ से वापस चले जाते हैं, हम लोग दोबारा तुम्हें कभी भी तंग नहीं करेंगे। साथ ही वो एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाना शुरू कर देते हैं। एक कहता है कि ये सब कुछ तो चैंसी ने किया है, चैंसी ने मुझे सब कुछ करने में मजबूर किया, जबकि चैंसी आगे बढ़ता है, उसे पांच मारता और कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम सारा इल्जाम मेरे ऊपर कैसे डाल सकते हो। तो वो दोनों ही वहीं पर आपस में फाइट करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे को पंचेस मार रहे होते हैं और कहते हैं ये तुम्हारा कसूर है, दूसरा कहता है तुम्हारा कसूर है। जुंची वहां पर कहता है गार्ड चलो जल्दी से आ जाओ। तो गार्ड कहता है जी गार्ड ऑफ सैवेज बताएं आपके क्या ऑर्डर्स हैं। जबकि वो सभी बारबेरियंस जो थे वो जुंची को गार्ड ऑफ सैवेज मान चुके हैं, तब वो सभी उसके गुलाम बन चुके हैं, वो जो भी हमारे जुंची उनसे कहेगा वो करने को तैयार हो जाएंगे। तुम्हारा जुंची कहता है जल्दी से इन लोगों के कपड़े उतार दो, इनके कपड़े उतारो और सभी लोगों को बाहर फेंक दो ताकि ये लोग वापस अपने गांव चले जाएं। तो दोनों वहीं पर अपनी फाइट को रोक देते हैं और कहते हैं ये क्या, ये सभी बारबेरियंस हमारी तरफ इस तरह घूर कर क्यों देख रहे हैं। सभी बारबेरियंस बात सुनने के बाद आगे बढ़ते हैं और कहते हैं तुम लोग हमारे गार्ड ऑफ सैवेज के ऊपर शक कर रहे थे, तुम लोगों ने यहाँ पर हमें भी शक में डाल दिया कि गार्ड ऑफ सैवेज नकली है, तुम्हें यहाँ पर तुम्हें एक बहुत ही अच्छा सबक सिखाना होगा जो कि तुम्हें कभी भी नहीं भूलेगा। तो वो जो बारबेरियंस होते हैं वो आगे बढ़ते हैं, वो लोग वाकई से रोना शुरू कर देते हैं और कहते हैं प्लीज हमारे साथ ऐसा कुछ भी मत करना,
था। तो सभी बारबेरियंस जो होते हैं उन लोगों के कपड़े उतार देते हैं। उनके कपड़े उतारने के बाद उन्हें वहां पर से फेंक देते हैं कि वो लोग वापस अपने गाँव चले जाएं। तो उसके बाद नेक्स्ट सीन में 3 दिन के बाद का दिखाया जाता है। 3 दिन के बाद माँ चुंची जो होता है वो अपनी घोड़ा गाड़ी के ऊपर बैठा होता है, बैल गाड़ी के ऊपर बैठा होता है। उसके साथ एक बारबेरियन होता है जो कि उसे लेकर की तरफ जा रहा होता है। तो उस लड़के का नाम टियान ही होता है। तो टियान ही उसे कहता है कि गार्ड ऑफ सैवेज, हम लोग शीशा सिटी में पहुंच चुके हैं, प्लीज उठ जाएं। तुम्हारा चुंची कहता है कि हम वाकई में पहुंच गए, मुझे तो काफी ज्यादा नींद आ रही थी। जैसे ही उठता है और सामने की तरफ देखता है तो सामने शीशा सिटी होता है। चुंची से देखकर कहता है ये तो एक बहुत ही बड़ा सिटी है। सुनने के बाद टियान ही उसे कहता है गार्ड ऑफ सैवेज, अब लगता है कि मुझसे मजाक कर रही है, ये तो यहाँ पर इस एरिया में सबसे ज्यादा छोटा सिटी है, बाकी के सिटी तो इससे भी ज्यादा बड़े हैं। उसकी बात सुनने के बाद चुंची सोच रहा होता है ये दुनिया तो वाकई में हमारी दुनिया से बहुत ज्यादा बड़ी है, 9 राम से उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो बैलगाड़ी शीशा सिटी के अंदर एंटर हो जाती है। तो ये लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ पर सिटी के अंदर बाजार लगा होता है। बाजार में काफी सारी चीजें बिक रही होती है। हमारा चुंची जो होता है वो आसपास देख रहा होता है कि आसपास काफी अच्छा रश लगा हुआ है। चुंची कहता है कि सवेज फरी को सीखने के बाद मैं इसको अपग्रेड करता हूँ और इसको फुली अपग्रेड कर लेता हूँ तो हो सकता है कि मैं ह्यूमन ग्रेड तक पहुंच जाऊं, यानी कि मेरा जो मार्शल स्किल है जो बहुत ज्यादा पावरफुल हो सकता है। लेकिन मैं इतना ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं हूँ कि मैं उस गेट को दोबारा से ओपन कर सकूं, क्योंकि उस गेट को ओपन करने के लिए मुझे और ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत है। अगर मैं डिवाइन सेस्ट्री लेवल में पहुंच जाता हूँ तो मैं दोबारा उस गेट को ओपन कर पाऊंगा और स्किल को कंप्लीट कर पाऊंगा। चुंची जब आगे की तरफ बढ़ रहा था उसी वक्त उसके साइड के ऊपर से शोर की आवाज आती है। तो वहां पर वही दोनों यंग मास्टर्स होते हैं। वो दोनों यंग मास्टर बाकी के यंग मास्टर्स के पास खड़े होते हैं और बाकी के सभी लोग उनके ऊपर हंस रहे होते हैं। वो कहते हैं हमें तो इस बात के ऊपर यकीन ही नहीं हो रहा। तुम लोगों ने कहा कि तुम लोगों ने वहां पर गोल्डन विंग ईगल को देखा और उसके ऊपर तुमने गार्ड ऑफ फरी को देखा जो कि एक यंग लड़का था, टीनेजर जो कि उसके ऊपर से नीचे गिरा और गार्ड ऑफ फरी था, बारबेरियंस का गार्ड ऑफ फरी बन गया। इसे एक और हंसते हुए कहता है कि तुम लोगों ने कहा कि तुम लोगों को वहां पर गार्ड ऑफ सैवेज ने बहुत बुरी तरह से पीटा और उसके बाद तुम्हें नंगा करके वहां से वापस भेज दिया। कहता है ये एक बहुत ही बड़ा मजाक है, तुम दोनों बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम्हें लगता है कि हम लोग तुम्हारी बात के ऊपर यकीन कर लेंगे, ये बेवकूफ वाली बात है। जबकि वो दोनों यंग मास्टरों से कहते हैं तो यहाँ पर बिल्कुल सच कह रहे हैं। दूसरा यंग मास्टर कहता है अगर तुम्हें हमारी बात के ऊपर यकीन है तुम लोग खुद वहां पर जाकर चेक कर सकते हो। तो इसी के साथ ही माँ चुंची वहां पर आ जाता है और कहता है कि मिस्टर जैंग, मिस्टर डिंग, तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम दोनों वहां पर से नंगे भागे थे। वो नंगा भागना मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा। तुम दोनों वाकई में काफी ज्यादा कमाल का भागते हो। वो दोनों माँ चुंची को वहां पर देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। जबकि माँ चुंची उन दोनों के पास जाता है और उन दोनों से कहता है कि तुम दोनों यहाँ पर इतना डर क्यों रहे हो? मैंने तुम दोनों को बहुत ज्यादा मिस किया। यंग मास्टर जो होते हैं इस बात से काफी गुस्सा भी होते हैं। वो से कहते हैं कि लड़के तुम हमारे सिटी में क्या कर रहे हो? दूसरा से कहता है कि लड़के तुम्हें अगर यकीन नहीं है तो फिर मैं तुम्हें मार डालूंगा, यहाँ पर इस तरह से हमारे सिटी में बिल्कुल भी नहीं आ सकते। जबकि माँ चुंची से कहता है क्या वाकई में तुम यहाँ पर मुझे मार डालोगे? अगर तुम्हें मेरी बात के ऊपर यकीन है तो मैं तुम्हें एक और बात का यकीन दिला दूं कि मैं अपने बारबेरियंस को लेकर तुम्हारी फैमिली में आकर घुस जाऊंगा और सभी लोगों को मार डालूंगा। बात सुनते ही वो दोनों बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं प्लीज ऐसा मत करना, अपने बारबेरियंस को लेकर मत आना। इसी के साथ ही कोई यंग मास्टर वहां पर आगे बढ़ता है, उसे कहता है कि मेरा नाम लियाओ है, मेरा नाम लियाओ क्यांग है और मैं लियाओ फैमिली का यंग मास्टर हूँ, तुम्हारा नाम जान सकता हूँ? तुम्हारा चुंची आगे बढ़ता है और उसे कहता है हाँ मैं तुम्हें अपना नाम बता सकता हूँ, मेरा नाम चुंची है और मैं यहाँ पर जिनजैंग एकेडमी की तरफ जा रहा हूँ ताकि मैं जिनजैंग एकेडमी में जाकर एडमिशन ले सकूँ। लेकिन मैंने यहाँ पर किसी को नंगा भागते हुए देखा तो मैं यहाँ पर रुक गया और देखने के लिए रुक गया कि ये कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यंग मास्टर लियाओ हमारे चुंची से कहता है कि ये दोनों बेवकूफों को बारबेरियन ने बहुत ही बुरी तरह से पीटा है और ये दोनों बारबेरियन से मार खाकर यहाँ पर वापस आकर अपने पास से कहानियां बना रहे हैं कि इन लोगों ने गार्ड ऑफ सैवेज को देखा और गार्ड ऑफ सैवेज ने उनको पीट कर नंगा करके वहाँ से भेजा है। यंग मास्टर लियाओ हमारे चुंची से कहता है तुम्हें यहाँ पर इन लोगों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, ये दोनों तो हैं ही बेशरम, चलो मेरे साथ आओ, हम लोग चल के जिनजैंग एकेडमी के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि मैं भी जिनजैंग एकेडमी को ज्वाइन करने के लिए जाने वाला हूँ। तुम्हारा वहाँ पर क्या काम है? क्या तुम वहाँ पर एकेडमी को ज्वाइन करके उसके स्टूडेंट बनोगे? तुम्हारा चुंची से कहता है कि हाँ मैं वहाँ पर नॉलेज के सीखने के लिए जा रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ नॉलेज नहीं बल्कि मुझे वहाँ पर किसी को ढूंढना भी है। चुंची सोच रहा था कि शी जिंगजी और बाकी सभी लोगों ने कहा था कि वो लोग जिनजैंग एकेडमी में जाएंगे तो मुझे वहाँ पर जाना होगा। यंग मास्टर लियाओ हमारे चुंची से कहता है कि लड़के अब जबकि तुमने कहा कि तुम जिनजैंग एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हो तो इसका मतलब यह है कि तुम काफी ज्यादा पावरफुल होगे, क्योंकि उस एकेडमी को सिर्फ और सिर्फ पावरफुल लोग ही ज्वाइन करते हैं। मेरे साथ अंदर आ जाओ, हम लोग अंदर चलकर बैठ कर बात करते हैं क्योंकि मैं भी एकेडमी को ज्वाइन करने वाला हूँ। दोनों वहाँ पर अंदर चले जाते हैं, दोनों अंदर चल के बात करने वाले हैं। जबकि यंग मास्टर जैंग और यंग मास्टर डिंग दोनों अभी तक बाहर ही होते हैं। वो लोग कहते हैं इस लड़के की हिम्मत कैसे हुई कि इस लड़के ने यहाँ पर मैं इतनी बुरी तरह से शर्मिंदा कर दिया। जबकि यंग मास्टर डिंग उसे कहता है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये लड़का आज रात पक्का मरेगा क्योंकि आज रात में इसका बंदोबस्त करवा दूंगा। तो रात के वक्त का सीन दिखाते हैं कि हमारा चुंची यंग मास्टर लियाओ से कहता है मास्टर लियाओ आपका बहुत बहुत शुक्रिया, कल मैं तुम्हें सुबह सुबह मिलूंगा, कल हम लोग
सुबह इस सिटी के बाहर मिलेंगे, उसके बाद हम लोग जिनजियांग एकेडमी में इकट्ठे जाएंगे। तो लियाओ से कहता है हाँ क्यों नहीं, चलो फिर ठीक है इकट्ठे जाएंगे। हमारा जुनची जो होता है वहां से आगे बढ़ जाता है। उसके चले जाने के बाद एक जंग मास्टर जो होता है वो जंग मास्टर लियाओ से कहता है लियाओ क्या तुम वाकई में इस लड़की के साथ ही एकेडमी जाने वाले हो? क्या तुम इस लड़की के बारे में कुछ ज्यादा ही हाईली सोच रहे हो? लगता है कि इस लड़की के साथ जाना ठीक रहेगा। मास्टर लियाओ से कहता है तुमने देखा नहीं, ज़ेंग और डिंग वो दोनों ही पावरफुल फैमिलीज के यंग मास्टर हैं, लेकिन वो दोनों इस लड़के को देखकर बहुत ज्यादा डर गए थे। इस बात का क्या मतलब है? इस बात का मतलब यह है कि इस लड़के में कुछ ना कुछ बात तो जरूर है। दो क्वासी डिवाइन एंसेस्ट्री लेवल के बंदे इस एक रिफाइन लेवल के बंदे को देखकर डर जाएं, तो इस बात का मतलब क्या हो सकता है कि ये लड़का एक जीनियस है। उसका दोस्त से कहता है मास्टर लियाओ तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा तेज नजर वाले हो, तुमने जो पहचान लिया कि वो लड़का एक जीनियस है। जुनची जंगल में चलता वापस जा रहा था और उससे कहता है कि टियांजू तुम कहाँ पर हो? टियांजू कहाँ पर हो? मैंने तुम्हें कहा था कि जहाँ पर रुका मेरा इंतजार करना, तुम अपनी घोड़ा गाड़ी को लेकर कहाँ पर चले गए हो? जुनची वहाँ पर उसे आवाजें दे रहा था। उसी वक्त जंगल के अंदर से कुछ असैसिन निकलते हैं। वो असैसिन जुनची को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वो जुनची को मारने के लिए आए होते हैं। जुनची कहता है कि तुम कौन हो, यहाँ पर क्यों आए हो? तो इसी के साथ यंग मास्टर डिंग और यंग मास्टर ज़ेंग भी वहाँ पर से निकल आते हैं और उसे कहते हैं कि आज तुम यहाँ पर मरने वाले हो। ये पांच असैसिन ये पांचवी के पांचवें डिवाइन एंसेस्ट्री लेवल में पहुंच चुके हैं और तुम जबकि रिफाइन लेवल में हो, तुझे तुम्हें आसानी से मार डालेंगे। जबकि हमारा जुनची वहाँ पर अपनी पावर्स को रिलीज करता है और उन लोगों से कहता है कि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि क्या तुम लोग इतने बड़े बेवकूफ हो जो तुम्हें इस बात का आइडिया नहीं हो रहा किसके साथ पंगा लेना और किसके साथ नहीं पंगा लेना। यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 65 का एंड करेंगे। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट का किस बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।